नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पेपर एनालिसिस पॉइंट के ऊपर और मैं आप साडी के साथ। दोस्तों हम कहते हैं कलाम की जो फर्स्ट कैटेगरी की टेस्ट शुरू हो चुकी है, उसका जो पाठ्यक्रम है, सिलेबस है, उस सिलेबस का हम क्या करते हैं दोस्तों, एनालिसिस कर रहे थे। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों हम क्या कर रहे थे, हम कर रहे थे दोस्तों कलाम फर्स्ट ग्रेड टेस्ट सीरीज की, कलाम फर्स्ट ग्रेड टेस्ट सीरीज की बात करते हैं दोस्तों। इस टेस्ट सीरीज का जो सिलेबस था, यानी कि आपका पाठ्यक्रम था, सिलेबस था आपका, इस सिलेबस का क्या करते हैं दोस्तों, हम एनालिसिस कर रहे थे। क्या करते थे दोस्तों, हम एनालिसिस कर रहे थे, यानी कि विश्लेषण कर रहे थे। वो भी किसके माध्यम से कर रहे थे दोस्तों, एमसीक्यू के माध्यम से कर रहे थे। किसके माध्यम से कर रहे थे, एमसीक्यू के माध्यम से कर रहे थे। सबसे पहले बात करें दोस्तों, इन एमसीक्यू का आधार क्या था दोस्तों, इनका आधार था अपनी कलाम बुकलेट। क्या था, अपनी कलाम बुकलेट दोस्तों इन एमसीक्यू का आधार था। इससे पहले बात करें दोस्तों, इन एमसीक्यू क्या होता है दोस्तों, सबसे पहले इनका टेस्ट होता है, जिससे कि आप सभी को पता है आपके दो टेस्ट हो चुके हैं। सबसे पहले माइनर टेस्ट 1 और माइनर टेस्ट 2, और उसके जो पाठ्यक्रम के जितने भी टॉपिक थे उनकी सभी के टेस्ट आपके हो चुके हैं। टॉपिक वाइज टेस्टों की बात करें तो सबसे पहले क्या होता है दोस्तों, इनका टॉपिक वाइज टेस्ट होता है। जो सिलेबस है उस सिलेबस के अनुसार, जैसे लाइब्रेरी पेज के अंदर आपको टारगेट दिया जाता है, टॉपिक वाइज टेस्ट लिए जाते हैं आपके 6 दिन तक। फिर आप इन माइनर टेस्ट के साथ अपना आकलन करते हो अन्य दोस्तों के साथ। उसी प्रकार से दोस्तों सबसे पहले टॉपिक वाइज टेस्ट होते हैं, और ये कहाँ पर होते हैं, अपने पीएपी बाई डीके सर, पीएपी बाई डीके सर इस ऐप के ऊपर दोस्तों ये टेस्ट होते हैं। इस ऐप के ऊपर दोस्तों सबसे पहले टॉपिक बाय टेस्ट होती है, फिर आपका दोस्तों साप्ताहिक टेस्ट होता है। कैसा टेस्ट होता है आपका, साप्ताहिक टेस्ट होता है। उसी प्रकार से जिस प्रकार से कलाम की लाइब्रेरी पेज के अंदर आपके टेस्ट होते हैं, उसी प्रकार से सारे टोटल आपके एमसीक्यू का आधार भी आपका एग्जाम के ओरिएंटेड आपके क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से जो 2025 में जो आपका पैटर्न पूछा गया उसके आधार पर, इससे पहले 2018 के अंदर आपके इसी प्रकार का पैटर्न आपका 2018 के अंदर भी पूछा गया था। 2018 के अंदर भी जो पैटर्न 2025 में पूछा गया, फर्स्ट ग्रेड के अंदर 2018 के अंदर भी प्रयोग किया गया था। यानी वहाँ पर भी कालानुक्रम के प्रश्न पूछे गए थे, असत्य कूट वाले क्वेश्चन पूछे गए थे, कथन वाले क्वेश्चन पूछे गए थे। उसी प्रकार से आपके 2025 के अंदर पूछे। यदि जो सेल्फ स्टडी करता है, पेपर का एनालिसिस किया है, तो उसे उन चीज़ों का पता है, क्योंकि जो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करा है वो दोस्त वो पहले इन चीज़ों से अनुभव ले चुका है। ठीक है, उन्होंने पहले इन सभी पेपरों का एनालिसिस कर चुका है। अब बात करें दोस्तों, जैसे कि आपका 15 फरवरी 2026 को माइनर टेस्ट 3 है, तो माइनर टेस्ट 3 की सिलेबस की बात करें, कौन सा सिलेबस है, शेड्यूल और सिलेबस की बात करते हैं, सिलेबस है। इस सिलेबस के अंदर दोस्तों आपकी भारतीय इतिहास की बात करते हैं दोस्तों। भारतीय इतिहास के अंदर पहला टॉपिक दे रखा है जन राष्ट्रवाद का उद्देश्य 1919 से लेकर 1942 तक। इससे पहले वाले टेस्ट के माइनर टेस्ट 2 के अंदर आपका टॉपिक था राष्ट्रवाद का उद्देश्य 1858 से लेकर 1919 तक, जो हमने बहुत ही शानदार तरीके से आपको एनालिसिस करवाया। वही बात करें प्रमुख नेता के अंदर दोस्तों, 19वीं और 20वीं शताब्दी के प्रमुख नेता के अंदर दोस्तों महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस। इस बार महात्मा गांधी सबसे बड़ा टॉपिक दे रखा है, ये बड़ा टॉपिक है सुभाष चंद्र बोस आपका। तो आज हम जो एनालिसिस करने वाले दोस्तों, अभी जो अपनी क्लास है वो आपकी सुभाष चंद्र बोस की एनालिसिस करने वाले हैं। ये टेस्ट आपके ऐप के ऊपर डाल दिया गया था, या आपने टेस्ट दे लिया होगा, क्योंकि तीसरे टेस्ट की हम एनालिसिस करना शुरू कर चुके हैं। तो ये टेस्ट हम आपने भी दिया होगा, देख लेना, जिसने नहीं दिया वो इस ऐप के ऊपर जाके देख सकते हैं दोस्तों। और जो एनालिसिस करते हैं इसकी पीडीएफ भी कहाँ पर मिलती है दोस्तों, इसी ऐप के ऊपर आपको पीडीएफ मिलती है। साथ साथ दोस्तों इसी का जैसे ही पीडीएफ का ऑप्शन आपका अपडेट हो जाएगा, ऑप्शन आपका लगा दिया गया। काफ़ी दोस्त बोलते हैं सर हमें पीडीएफ भी चाहिए टेस्ट की, तो पीडीएफ का ऑप्शन जिससे आ जाएगा तो इन सभी टेस्ट होगी, टॉपिक वाइज टेस्ट, साथ साथ दोस्तों आपके साप्ताहिक टेस्ट, इनकी भी आपको पीडीएफ भी अवेलेबल होगी। तो आप प्रिंट भी निकलवा सकते हो, प्रिंट निकलवाने के बाद आपका ये ऑफलाइन आप प्रैक्टिस करके फिर यहाँ पर ऑनलाइन सबमिट करना अपने पेपर को, ताकि अपने दोस्तों के साथ आपका आकलन भी हो जाए। ठीक है, यानी OMR के स्थान पर किसको फिल करोगे, अपने टेस्ट को दोगे आप ऑनलाइन, और प्रिंट आप पीडीएफ का निकाल सकते हो। ठीक है, ताकि आपकी सुविधा के अनुसार सब कुछ आपके लिए किया जा रहा है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, ये बेहतरीन क्लास की शुरुआत करते हैं। आज पढ़ते हैं हम दोस्तों सुभाष चंद्र बोस। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन करने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। ठीक है, तो देखिए आज का पहला क्वेश्चन क्या है आपका। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं सही विकल्प का चयन कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है और सही विकल्प का हमें चयन करना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म कटक में हुआ था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ पर होता दोस्तों, कटक के अंदर हुआ था। उनके पिता का जानकीनाथ बोस एक प्रसिद्ध वकील थे, बिल्कुल राइट, बिल्कुल सत्य है। इनका जन्म कटक के अंदर हुआ था, बिल्कुल सत्य बात है दोस्तों। उनकी प्रारंभिक शिक्षा कलकत्ता के अंदर हुई नहीं दोस्तों। प्रारंभिक शिक्षा आपकी कलकत्ता के अंदर नहीं हुई थी आपकी दोस्तों, कहाँ पर हुई थी, आपकी कटक के अंदर हुई थी। कटक के अंदर दोस्तों इनकी प्रारंभिक शिक्षा होती है। वही बात करें दोस्तों आपकी उच्च शिक्षा, कलकत्ता से क्या होती है आपकी दोस्तों, उच्च शिक्षा होती है। और उच्च शिक्षा कहाँ से होती है दोस्तों, आपकी कलकत्ता विश्वविद्यालय से। कलकत्ता विश्वविद्यालय से दोस्तों इनकी उच्च शिक्षा होती है। विश्वविद्यालय की बात करें दोस्तों, यहाँ से क्या करते हैं दोस्तों, स्नातक करते हैं। यानी बात करें आपकी प्रेसिडेंसी कॉलेज,
प्रेसिडेंसी कॉलेज से। क्या होती है दोस्तों, इनकी उच्च शिक्षा होती है, यानी स्नातक प्राप्त करते हैं दोस्तों, यानी स्नातक पूर्ण करते हैं। तो आपका तीसरा ऑप्शन गलत हो जाएगा। हमें क्या पूछा है, सही विकल्प का चयन कीजिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर 1 और 2 सही है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सीधा से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। सबसे पहले बात करें दोस्तों, इनका जन्म हुआ था दोस्तों कटक के अंदर, कब हुआ था दोस्तों। जन्म की बात करें तो इनका जन्म कब हुआ था, तो याद कीजिए दोस्तों, इनका जन्म होता है आपका 23 जनवरी 1897 को। 23 जनवरी 1897 को दोस्तों इनका जन्म होता है। सीधा सा आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ था, तो दोस्तों 23 जनवरी 1897 को था। 1897 को राजस्थान से जुड़े तो बिजोली आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी दोस्तों, 1897 में बिजोली आंदोलन की शुरुआत हुई थी। ठीक है, कनेक्ट होता है ना, जैसे डेट आई तो अपने आप याद आ गया ना, ऐसे याद होगा। जब एमसीक्यू की प्रैक्टिस करोगे तो ऑटोमेटिक चीज़ें याद आने लगेगी। 23 जनवरी 1897 के अंदर दोस्तों कटक के अंदर सुभाष चंद्र बोस का जन्म होता है। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। पिताजी का नाम दोस्तों जानकीनाथ बोस था और माता जी का नाम क्या होता था दोस्तों, प्रभावती था। यानी कि माता का नाम क्या था दोस्तों आपकी, प्रभावती। याद कीजिए माता जी का नाम क्या था, सुभाष चंद्र बोस जी, हाँ, प्रभावती माता जी का नाम था दोस्तों। तो राइट आंसर क्या जाएगा दोस्तों, पहला और दूसरा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कथन और कारण आधारित क्वेश्चन दे रखा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया आपका। कथन ये दे रखा आपका, नेताजी ने ICS सेवा से त्यागपत्र दे दिया, वे असहयोग आंदोलन से प्रेरित होकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए। कौन से आंदोलन से प्रेरित हुए थे दोस्तों, आपकी असहयोग आंदोलन से प्रेरित होते हैं। क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा जा चुका है। प्रेरित होकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए थे और इसी के लिए उन्होंने ICS सेवा से त्यागपत्र दे दिया। तो बिल्कुल राइट, बिल्कुल सत्य बात, यानी पहला भी सही है और कारण भी सही है दोस्तों। तो ए और आर दोनों सही है तथा आर एक ही सही व्याख्या है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर बात करते दोस्तों, सबसे पहले 1919 ईस्वी की बात करते दोस्तों। 1919 ईस्वी में दोस्तों नेताजी ने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय इंग्लैंड में प्रवेश लिया था। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय कहाँ पर दोस्तों, आपके इंग्लैंड के अंदर। यहाँ पर क्या लिया दोस्तों, इन्होंने प्रवेश लिया। सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कब उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय इंग्लैंड में प्रवेश लिया, तो 1919 में। कब लिया दोस्तों, 1919 में लिया दोस्तों। यहीं पर दोस्तों इंग्लैंड के अंदर ICS परीक्षा होती थी। इंग्लैंड में क्या होती थी दोस्तों, आपकी ICS परीक्षा, इसकी तैयारी की इन्होंने। और दोस्तों 1920 के अंदर, 1920 के अंदर दोस्तों आपकी ICS में चौथा स्थान प्राप्त किया था इन्होंने। ICS में कौन सा स्थान प्राप्त किया था, आपका चौथा स्थान प्राप्त किया था उस समय चौथा स्थान प्राप्त किया था, यानी भारतीय जनपद सेवा के अंदर। ICS की फुल फॉर्म भी आपको याद होनी चाहिए। ICS का मतलब क्या था दोस्तों, आपके भारतीय जनपद सेवा, भारतीय जनपद सेवा। तो भारतीय जनपद सेवा के अंदर 1920 के अंदर नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कौन सा स्थान प्राप्त किया था दोस्तों, चौथा स्थान प्राप्त किया था। क्वेश्चन आपको पूछा जा चुका है। और दोस्तों ICS से त्यागपत्र कब दिया दोस्तों, त्यागपत्र दिया इन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान, असहयोग आंदोलन के दौरान तो ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सीधे सीधे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पहले फैक्ट क्वेश्चन पूछे जाते थे। वर्तमान के दोस्तों कथन कारण वाले क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कोट वाले क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो पॉइंट टू पॉइंट आपको याद होना चाहिए। क्या होना चाहिए दोस्तों, आपका पॉइंट टू पॉइंट आपको याद होना चाहिए। और दोस्तों बात करें त्यागपत्र, त्यागपत्र कब दिया था दोस्तों इन्होंने, त्यागपत्र दिया था दोस्तों आपकी अप्रैल 1921 के अंदर। कब दिया था दोस्तों, अप्रैल 1921 के अंदर इन्होंने त्यागपत्र दे दिया था दोस्तों। ICS सेवा से, भारतीय जनपद सेवा से त्यागपत्र कब दिया दोस्तों, अप्रैल 1921 के अंदर दिया। ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, परिवेश के क्वेश्चन में साथ साथ करवा रहा हूँ ताकि आपको जब भी आप परिवेश के क्वेश्चन के आसपास के क्वेश्चन ज़्यादा पूछने की संभावना होती है। और हमने जब तक पेपरों का एनालिसिस किया तो हमें इस चीज़ का पता चला, जब तक जो परिवेश के क्वेश्चन पूछे गए 19 से 2025 के अंदर दोस्तों कोर्ट वाले क्वेश्चन पूछे गए, उन्हीं की डिटेल आपकी पूछी गई है। तो सारे क्वेश्चन तो आपको याद आने चाहिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनकी प्रैक्टिस तो आपको करनी पड़ेगी साथ साथ। और नवीनतम क्वेश्चन आ रहे हैं किस प्रकार से आ रहे हैं, तो उनको बेसिक तरीके से याद करना पड़ेगा, यानी पॉइंट टू पॉइंट। यदि कोई घटना है तो उसको, यदि घटना कालानुक्रम में चल रही है तो उस घटना के कालानुक्रम को आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि वर्तमान में कालानुक्रम के क्वेश्चन पूछे गए। वैसे फर्स्ट ग्रेड वालों को तो चौंकाने वाली बात नहीं है। फर्स्ट ग्रेड के 2018 के अंदर ऐसा पेपर आ चुका है। 2018 के अंदर फर्स्ट ग्रेड वालों के दोस्तों ऐसा पेपर आ चुका है। यदि आपने पीछे का पेपर एनालिसिस किया, देखा है, तो आपने देखा होगा चीज़ें, कालानुक्रम का क्वेश्चन पूछे गए 2018 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, असत्य कोट का चयन कीजिए। असत्य कोट का हमें चयन करना है। चलो करते हैं दोस्तों असत्य कोट का चयन।
नेताजी ने आईसीएस सेवा छोड़ने के बाद सक्रिय राजनीति में प्रवेश लिया, बिल्कुल राइट। आईसीएस सेवा कब छोड़ी थी दोस्तों आपकी? आईसीएस सेवा छोड़ी थी आपकी अप्रैल 1921 के अंदर। अप्रैल 1921 के अंदर दोस्तों आईसीएस सेवा छोड़ने के बाद सक्रिय राजनीति भाग लिया, बिल्कुल सही। किस में शामिल हुए दोस्तों आपके? कांग्रेस में शामिल, कांग्रेस में शामिल हुए दोस्तों। देश बंधु चित्तरंजन दास नेताजी के राजनीतिक मार्गदर्शक थे, बिल्कुल राइट। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि नेताजी के राजनीतिक गुरु कौन थे आपके? होते दोस्तों आपके देश बंधु चित्तरंजन दास, राजनीतिक गुरु। बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, बहुत बार आपके एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है कि नेताजी के राजनीतिक गुरु कौन थे? होते दोस्तों आपके देश बंधु चित्तरंजन दास। कौन थे आपके? देश बंधु चित्तरंजन दास, याद कीजिए दोस्तों। नेशनल कॉलेज की स्थापना विद्यार्थियों को अंग्रेजी शिक्षा से जोड़ने के लिए की गई थी। बताओ भाई, नेशनल कॉलेज की स्थापना विद्यार्थियों को अंग्रेजी शिक्षा से जोड़ने के लिए की थी? नहीं दोस्तों। नेशनल कॉलेज की स्थापना क्यों गई थी? ठीक है, जो सियादास ने सरकारी कॉलेज छोड़ चुके विद्यार्थियों की शिक्षा के लिए नेशनल कॉलेज की स्थापना की थी। सीआर दास ने सरकारी कॉलेज छोड़ चुके, सीआर दास ने सरकारी कॉलेज छोड़ चुके विद्यार्थियों की शिक्षा के लिए, विद्यार्थियों की शिक्षा के लिए बताओ भाई क्या कहता है इन्होंने? विद्यार्थियों की शिक्षा के लिए नेशनल कॉलेज की स्थापना की थी, किसी की थी दोस्तों? आपकी नेशनल कॉलेज की। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम के अंदर कि नेशनल कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों वो की थी आपकी सीआर दास ने। किसने की थी आपकी? सीआर दास ने दोस्तों आपकी नेशनल कॉलेज की स्थापना की थी। बहुत बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, लेकिन ये क्वेश्चन यहाँ पर गलत है दोस्तों। ठीक है, अंग्रेजी शिक्षा से जोड़ने के लिए इसकी स्थापना नहीं की गई थी दोस्तों। यहाँ पर बात करें दोस्तों, इस कॉलेज की प्रथम प्रिंसिपल कौन थे आपके? बताओ भाई, इस कॉलेज के प्रथम प्रिंसिपल कौन थे आपके? प्रथम प्रिंसिपल की बात करें दोस्तों, वो थे दोस्तों आपके सुभाष बाबू। कौन थे आपके? सुभाष बाबू। याद कीजिए दोस्तों, नेशनल कॉलेज जो सीआर दास द्वारा स्थापना की गई थी, इसके प्रथम प्रेसिडेंट को थे आपके सुभाष चंद्र बोस या सुभाष बाबू, आप याद कर सकते हो। सुभाष बाबू ने नेशनल कॉलेज में प्रशासन दायित्व निभाया, बिल्कुल राइट। इन्हें प्रथम प्रिंसिपल रहे थे, बिल्कुल सत्य बात है आपकी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमें क्या पूछा है? असत्य कोट का चयन कीजिए, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका असत्य कोट हो जाएगा। यहाँ पर दोनों तीनों क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है। सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो वो थे दोस्तों आपके देश बंधु चित्तरंजन दास। कौन थे आपके? देश बंधु चित्तरंजन दास थे। नेशनल कॉलेज की स्थापना किसने की थी दोस्तों? सीआर दास ने की थी। नेशनल कॉलेज की स्थापना किसने की थी दोस्तों? आपके सीआर दास ने की थी। काफी बार आपके एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है। क्यों की थी दोस्तों नेशनल कॉलेज की स्थापना? जो सरकारी कॉलेज छोड़ चुके थे असहयोग आंदोलन के दौरान, तो उन विद्यार्थियों की शिक्षा के लिए इसकी स्थापना की गई थी। और इसके प्रथम अध्यक्ष किसको बनाया गया था, यानी प्रथम प्रिंसिपल किसको बनाया गया था? आपके सुभाष बाबू को बनाया गया था। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अपना देखिए, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। निम्न कथनों पर हमें विचार करना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपका पूछा गया है। नेताजी ने 1923 में स्वराज दल के गठन का समर्थन किया। तो 1923 में स्वराज दल की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? स्वराज दल का गठन कब हुआ था दोस्तों? 1923 के अंदर होता है। क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा जा चुका है। यदि आपने देखे हैं क्वेश्चन, यदि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निकाले हैं, तो आपको याद होना चाहिए कि स्वराज दल का गठन 1923 में होता है। ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ चुका है, ठीक है, इसलिए मैं बार बार बता रहा हूँ कि क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है दोस्तों, ठीक है। सुभाष बाबू का मत था कि अंग्रेजों का विरोध विधानसभा परिषद के बाहर ही होना चाहिए। नहीं दोस्तों, अंग्रेजों का विरोध दोस्तों आपके विधान परिषद के अंदर भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए दोस्तों? आपके अंदर भी होना चाहिए, अंदर भी होना चाहिए। तो ये गलत हो जाएगा दोस्तों आपका। स्वराज दल के गठन के बाद सुभाष बाबू उसके सचिव बने, बिल्कुल राइट। स्वराज दल के बाद दोस्तों सुभाष बाबू है, वो उसके क्या बने दोस्तों? आपके सचिव बने थे। उपरोक्त में से सही कथन कौन सा है? तो पहला और तीसरा सही है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है दोस्तों ये भी, लेकिन यहाँ पर ये चीज़ जो नोट करना, आपको स्वराज दल के गठन की डेट बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है, ठीक हो। क्वेश्चन वर्तमान जो पूछे गए, देखो कोर्ट या खतना दर्ज क्वेश्चन जो 2025 के अंदर पूछे गए, ये क्वेश्चन 2025 का है। लेकिन स्वराज दल का गठन आपको आप सभी को पता पूछा जा चुका है। 1923 में हुआ था स्वराज दल का गठन।
ये आपके एग्जाम में आ चुका है। ये भी आ चुका है कि दोस्तों सुभाष बाबू का खत कहता है यानी मत कहता है, ये भी पूछा जा चुका है कि विधान परिषद के अंदर दोस्तों आपके अंग्रेजों का विरोध भारतीय विधान परिषद के अंदर भी होना चाहिए, ये कथन भी आपके एग्जाम के अंदर आ चुका है। ठीक है, और स्वराज दल की बात करें दल के गठन के बाद इसका सचिव किससे बनाया गया था, सुभाष बाबू को। देखो दोस्तों तीनों लाइनों की बात की, तीनों लाइन आपके एग्जाम में पहले पूछी जा चुकी है, वर्तमान समय के अंदर तीनों क्वेश्चन एक साथ पूछ लिया आपको। ठीक है, समझो इन क्वेश्चनों को आप देखो, तो ऑप्शन नंबर 1 और 3 आपका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, फिर से आपका कथनों का पूछा है, तो ऐसे क्वेश्चन वर्तमान में पूछे जा रहे हैं आपके। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। चलो करते हैं। बंगलार कथा स्वराज दल का साप्ताहिक समाचार पत्र था? नहीं दोस्तों, बंगलार कथा की बात करें दोस्तों, स्वराज दल का साप्ताहिक समाचार पत्र था क्या? नहीं दोस्तों, दैनिक समाचार पत्र था। कौन सा था दोस्तों आपका? दैनिक समाचार पत्र था। दैनिक समाचार पत्र था दोस्तों। सुभाष चंद्र बोस बंगलार कथा के संपादक थे? बिल्कुल राइट, बंगलार कथा के संपादक बने थे सुभाष चंद्र बोस, बिल्कुल राइट है। बंगलार कथा का संबंध स्वराज दल से था? बिल्कुल राइट, स्वराज दल की ही दोस्तों ये बात करें दैनिक समाचार पत्र थी, दल के दैनिक समाचार पत्र थी। तो सही कोट की बात करें तो दूसरा तीसरा, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? निम्न में से कौन सा कथन आपका असत्य है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। सुभाष बाबू ने सियारदास के अंग्रेजी दैनिक पत्र फॉरवर्ड का संचालन किया। सुभाष बाबू ने सियारदास के थे अंग्रेजी पत्र आपका दैनिक पत्र था, कौन सा आपका? फॉरवर्ड, इसका संचालन किया, बिल्कुल राइट। सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है, बहुत बार पूछा गया है कि अंग्रेजी दैनिक पत्र फॉरवर्ड का संचालन संपादक कौन थे प्रारंभिक? तो प्रारंभिक संचालन किसने किया था दोस्तों? आपके सियारदास ने किया था। किसने किया था? आपके सियारदास ने किया था। कौन सी भाषा के अंदर था दोस्तों? आपके फॉरवर्ड समाचार पत्र अंग्रेजी भाषा के अंदर था। क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुका है, अंग्रेजी था दोस्तों। 25 अक्टूबर 1924 को सुभाष बाबू की गिरफ्तारी हुई। 25 अक्टूबर 1924 को सुभाष बाबू की गिरफ्तारी हुई, बिल्कुल राइट, बिल्कुल सत्य बात है दोस्तों। 25 अक्टूबर को पहले गिरफ्तारी हुई थी आपकी सुभाष चंद्र बोस की। तो ऐसा कथन क्या दे रखा है आपका? सुभाष बाबू को सीधे मांडले जेल, यानी मांडले जेल कहाँ पर थी? बर्मा के अंदर, मांडले जेल भेज दिया गया था या बिना किसी अन्य जेल के? तो ये गलत हो जाएगा दोस्तों। ये क्या हो जाएगा दोस्तों? गलत हो जाएगा। सुभाष बाबू को पहले दोस्तों गिरफ्तार हुआ था आपका 25 अक्टूबर 1924 को, तो कौन सी जेल के अंदर भेजा गया था? जेल की बात करें तो आपके अलीपुर जेल के अंदर। कौन सी जेल के अंदर दोस्तों? आपके अलीपुर जेल के अंदर, अलीपुर जेल के अंदर पहले। फिर दोस्तों बात करें आपके अलीपुर जेल के बाद दोस्तों आपके बर्मा में दोस्तों मांडले जेल भेजा गया था 3 वर्ष के लिए। बर्मा है आपके, मांडले जेल कहाँ पर थी? बर्मा में, यहाँ पर 3 वर्ष के लिए भेजा गया था दोस्तों। तो तीसरा कथन आपका सीधा सीधा गलत हो जाएगा। गिरफ्तारी क्यों हुई थी दोस्तों? गिरफ्तारी बंगाल अध्यादेश 3 एवं रेगुलेशन एक्ट 1818 के अंतर्गत की गई थी, बिल्कुल राइट। 1818 के अंदर की गई थी। कौन कौन से आपके? रेगुलेशन एक्ट 1818 के अंतर्गत और बंगाल अध्यादेश 3 के तहत सुभाष बाबू की गिरफ्तारी होती है आपके दोस्तों 25 सितंबर 1923 को। पहले आपके अलीपुर जेल में रखा गया था, फिर दोस्तों 3 वर्ष के लिए बर्मा मांडले जेल भेज दिया गया। सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। फिर दोस्तों मई 1927 में स्वास्थ्य खराब होने के कारण स्वास्थ्य खराब होने के कारण उन्हें छोड़ दिया गया। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यहाँ पर क्रम वाला क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि घटनाओं, यानी बात करें दोस्तों आपके बंगाल अध्यादेश 3 एवं रेगुलेशन एक्ट 1818 के अंतर्गत घटित घटनाओं को संबंधित मिलान कीजिए या घटित घटनाओं के बारे में क्रम को व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले आएगा दोस्तों आपके 25 इनके विरोध के अंदर दोस्तों आतंकवादी का आरोप लगाते हुए 25 अक्टूबर 1924 को सबसे पहले गिरफ्तारी होती है। कौन सी जेल भेजा जाता है दोस्तों? आपके अलीपुर जेल के अंदर भेजा जाता है। बाद में दोस्तों आपके 3 वर्ष के लिए मांडले जेल भेजा जाता है। फिर दोस्तों मई 1927 में उनके स्वास्थ्य खराब होने के कारण दोस्तों छोड़ दिया जाता है, इन्हें स्वतंत्र कर दिया जाता है। तो यहाँ से क्रम आधारित क्वेश्चन भी बन सकता है, याद करना नोट लगा के, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम के अंदर। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों।
निम्न कथनों पर विचार कीजिए। चलो विचार करते हैं निम्न कथनों पर। 1928 के कलकत्ता अधिवेशन में नेहरू रिपोर्ट पर चर्चा हुई। तो सीधा क्वेश्चन पूछा हमने देखा कि 1928 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ पर होता है दोस्तों, कलकत्ता अधिवेशन होता। ठीक है, 1928 में कलकत्ता अधिवेशन में नेहरू रिपोर्ट पर चर्चा हुई, तो बिल्कुल सत्य बात है। नेहरू रिपोर्ट में डोमिनियन स्टेट का समर्थन किया गया, तो बिल्कुल राइट। नेहरू रिपोर्ट में किसका समर्थन किया गया दोस्तों, आपके डोमिनियन स्टेट का समर्थन किया गया था, बिल्कुल सत्य है। सुभाष बाबू ने नेहरू रिपोर्ट के इस प्रस्ताव का समर्थन किया, नहीं दोस्तों, सुभाष बाबू ने इस प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया। इन्होंने क्या बोला, विरोध किया। इन्होंने क्या किया दोस्तों, विरोध किया। तो सही कथन की बात करें दोस्तों, तो पहला और दूसरा सही, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सुभाष बाबू का क्या कथन था, यहाँ पर बात करें इस रिपोर्ट के बारे में, क्या खाता है इन्होंने, नेहरू रिपोर्ट के बारे में सुभाष बाबू की बात करें, सुभाष बाबू की बात करें दोस्तों, तो इन्होंने क्या कहा था दोस्तों, इन्होंने कहा था कि कांग्रेस को पूर्ण स्वतंत्रता को लक्ष्य को निर्धारित करना चाहिए। कांग्रेस को पूर्ण स्वतंत्रता के लक्ष्य को निर्धारित करना चाहिए, ना कि डोमिनियन स्टेट का, ना कि डोमिनियन स्टेट्स का। ये कथन किसका था दोस्तों, आपके सुभाष बाबू का एक कथन था। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अपना, सुभाष बाबू को पहली बार कांग्रेस की कार्यकारिणी का सदस्य किसने नियुक्त किया था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बार बार आपके एग्जाम पूछा गया है। ठीक है, आपने भी देखा हुआ क्वेश्चन, बहुत बार आपके एग्जाम के अंदर आया है दोस्तों। सुभाष बाबू को पहली बार कांग्रेस की कार्यकारिणी का सदस्य किसने नियुक्त किया था। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सी.आर. दास, राजेंद्र प्रसाद। तो राइट आंसर क्या जाएगा दोस्तों, आपके जवाहरलाल नेहरू। किसने किया था, आपके जवाहरलाल नेहरू ने किया था। कब किया था दोस्तों, आपके सितंबर 1929 को, सितंबर 1929 को दोस्तों ये किया था। सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है दोस्तों। फिर दोस्तों बात करें, बंगाल की प्रांतीय कांग्रेस कमेटी चुनाव में विवादीय कारण इस्तीफा दे दिया। बंगाल प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के चुनाव में क्या हुआ दोस्तों, आपके चुनाव में जवाहरलाल नेहरू और सुभाष बाबू के बीच क्या हो गया दोस्तों, विवाद हो गया। में विवादीय कारण इस्तीफा दे दिया, सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। ठीक है, कि बंगाल प्रांतीय कांग्रेस कमेटी में चुनाव के विवादीय कारण इस्तीफा किसने दिया था, आपके सुभाष बाबू ने दिया था। और विवाद किससे होता है दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू से होता है। सबसे पहले बात करें, दोनों क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुके हैं, दोनों क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुके हैं, दोनों इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये भी पूछा जा चुका है कि सुभाष बाबू को पहली बार कांग्रेस की कार्यकारिणी सदस्य किसने नियुक्त किया था, तो जवाहरलाल नेहरू ने। किस विवाद के कारण सुभाष बाबू और जवाहरलाल नेहरू किस विवाद के कारण उन्होंने कांग्रेस की कार्यकारिणी सदस्य से त्यागपत्र दे दिया, तो था दोस्तों आपके बंगाल प्रांतीय कांग्रेस कमेटी में चुनाव का विवाद। ये क्वेश्चन भी आपका एग्जाम में आ चुका है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, देखिए, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। निम्न कथनों पर हमें विचार करना है फिर से। दिसंबर 1929 में सुभाष चंद्र बोस को अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC का अध्यक्ष बनाया गया। बिल्कुल सत्य बात है, बिल्कुल सत्य बात है। कब बनाया गया था दोस्तों, आपके दिसंबर 1929 को। कब बनाया गया था दोस्तों, आपका दिसंबर 1929 में सुभाष बाबू को, किनको, सुभाष बाबू को अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC का अध्यक्ष बनाया गया। सबसे पहले बात करें दोस्तों अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस अट्टक की बात करें दोस्तों, आपकी अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की बात करें दोस्तों, अट्टक की बात करें, शॉर्ट में भी आ सकता है आपका, अट्टक पे आ सकता है दोस्तों। दोस्तों इसका गठन कब हुआ था आपका, सबसे पहले गठन की बात करें हम, तो गठन हुआ था दोस्तों 1920 के अंदर। कब हुआ था दोस्तों, 1920 के अंदर इसका गठन हुआ था। ठीक है, वही बात करें दोस्तों, सुभाष बाबू को इसका अध्यक्ष कब बनाया गया था आपका,
सुभाष बाबू को अध्यक्ष बनाया गया था दिसंबर 1929 को। क्या बनाया गया था दोस्तों? आपके दिसंबर 1929 को बनाया गया था। AITUC के अध्यक्ष रहते हुए सुभाष बाबू कांग्रेस के भीतर प्रमुख वामपंथी नेता के रूप में उभरे। बिल्कुल राइट। सुभाष बाबू 1929 से 1935 तक अटक के अध्यक्ष रहे। नहीं दोस्तों, 1929 से लेकर 1931 तक रहे थे। कब तक अटक के अध्यक्ष कब तक रहे दोस्तों? आपके अध्यक्ष रहे थे दोस्तों सुभाष बाबू 1929 में बने थे आपके दिसंबर के अंदर, और 1931 तक रहे थे। 1935 आपका गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर सही कोट की बात करें तो पहला और दूसरा सही, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, बार बार पूछा गया कि अटक का अध्यक्ष कब बनाया गया था, तो दिसंबर 19। सबसे पहले कालानुक्रम क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे अटक की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1920 के अंदर हुई थी। सुभाष बाबू को अटक का अध्यक्ष कब बनाया गया था? तो बनाया गया था 1929 के अंदर। सुभाष बाबू की बात करें, अटक के अध्यक्ष कब तक रहे? 1931 तक आपके अध्यक्ष रहे। ठीक, कौन सा गलत है, कौन सा सही युग्म है, इस प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है आपका। इस प्रकार क्वेश्चन अब आपको देखने को मिल सकता है। तो पूरी डिटेल की बात करें तो शानदार तरीके से इसको समझा दिया दोस्तों। कौन से नेता के रूप में उभरे थे दोस्तों? आपके प्रमुख वामपंथी नेता के रूप में उभरे थे दोस्तों। कि लाइन याद करना दोस्तों, कौन से नेता के रूप में उभरे थे दोस्तों? आपके प्रमुख वामपंथी नेता के रूप में उभरे थे। कौन? सुभाष चंद्र बोस। उदारवादी नेताओं के बिल्कुल विरोध थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? निम्न में से कौन सा कथन आपका असत्य है दोस्तों? देखिए, दिसंबर 1929 में लाहौर कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। बिल्कुल राइट। जो दिसंबर 1929 में लाहौर कांग्रेस अधिवेशन हुआ था दोस्तों, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? आपकी जवाहरलाल नेहरू ने की थी, JLN ने की थी। लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वाधीनता लक्ष्य को स्वीकार किया। बिल्कुल राइट। ये दोनों क्वेश्चन आपके पूछे जा चुके हैं एग्जाम के अंदर। कांग्रेस ने पूर्ण स्वाधीनता का लक्ष्य कब स्वीकार किया था? वो क्या था दोस्तों? आपके लाहौर कांग्रेस अधिवेशन के अंदर। कब हुआ था दोस्तों? आपके दिसंबर 1929 के अंदर पूर्ण स्वाधीनता का लक्ष्य स्वीकार किया गया। बिल्कुल सत्य बात है। नेताजी ने लाहौर अधिवेशन में डोमिनियन स्टेट्स को अंतिम लक्ष्य मानने का समर्थन किया। नहीं दोस्तों, नेताजी ने लाहौर अधिवेशन में डोमिनियन स्टेट को अंतिम लक्ष्य मानने का समर्थन किया नहीं किया दोस्तों। यह आपका गलत हो जाएगा, सीधा सा गलत हो जाएगा दोस्तों। नेताजी ने किसानों, मजदूरों और युवाओं के संगठन पर आधारित कार्यक्रम प्रस्तुत किया। बिल्कुल राइट। तो मैं क्या पूछा सकते हैं? तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर जगह। अच्छा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपका पूछा गया ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, वर्कर्स एंड पीजेटस पार्टी वर्कर्स एंड पीजेटस पार्टी WPP के गठन का प्रमुख उद्देश्य क्या था? WPP के प्रमुख उद्देश्य क्या था दोस्तों? कांग्रेस से अलग एक स्वतंत्र श्रमिक दल बनाना? नहीं दोस्तों, ये भी नहीं था। केवल औद्योगिक मजदूरों के हितों की रक्षा करना? ये भी नहीं था दोस्तों। केवल औद्योगिक मजदूरों के हितों की रक्षा करना भी नहीं था आपका WPP पार्टी का उद्देश्य। दोस्तों बात करें वर्कर्स एंड पीजेटस पार्टी यानी WPP का प्रमुख उद्देश्य था दोस्तों कांग्रेस को क्रांतिकारी रुझान वाली जन आधारित पार्टी बनाना। कांग्रेस को क्रांतिकारी रुझान वाली जन आधारित पार्टी बनाना। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अपना, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। निम्न कथनों पर हमें विचार करना। चलो करते हैं दोस्तों। 26 जनवरी 1931 को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सुभाष बाबू ने कलकत्ता में मेयर के रूप में जुलूस का नेतृत्व किया। बिल्कुल राइट। एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है कि नेताजी ने कलकत्ता में मेयर के रूप में जुलूस का नेतृत्व कब किया था? तो वो किया था दोस्तों आपके 26 जनवरी 1931 को। कब किया था दोस्तों? आपके 26 जनवरी 1931 को नेतृत्व किया था। बिल्कुल सत्य बात है। जुलूस के दौरान अंग्रेज घुड़सवार सिपाहियों ने सुभाष बाबू व उनके साथियों पर हमला किया। बिल्कुल सत्य बात है। उसी दिन दोस्तों सुभाष बाबू को गांधी एवं समझौते के तहत रिहा कर दिया गया। नहीं दोस्तों, उसी दिन नहीं किया दोस्तों, बाद में रिहा किया गया। बाद में रिहा किया गया। देखो कितनी अच्छी लाइन लिखी है आपकी। सही कोट की बात करें तो पहला दूसरा सही है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर जाएगा दोस्तों। यहाँ पर नोट लगा के याद करना दोस्तों। नोट लगा के याद क्या करना है यहाँ पर? सुभाष बाबू
गांधी इरविन समझौते से, गांधी इरविन समझौते से, इरविन समझौते से संतुष्ट नहीं थे, संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने जैसे रिहा होने के बाद दोस्तों गांधी जी से मुलाकात की थी इन्होंने, ठीक है, और गांधी इरविन समझौते के विरुद्ध इन्होंने बोला था दोस्तों। सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, फरवरी 1933 में नेताजी का यूरोप प्रस्थान किस रूप में माना जाता है? इन्होंने यूरोप प्रस्थान किस रूप में किया था? स्वैच्छिक विदेश यात्रा, राजनयिक विदेश यात्रा, द्वितीय बलात् जबरन निवासन, चिकित्सा उपचार हेतु यात्रा। तो दोस्तों आपके द्वितीय बलात् जबरन निवासन, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले नोट लगा कि याद करना है चीज़, क्या याद करनी है दोस्तों आपको यहाँ पर दोस्तों आपको याद करनी है द्वितीय युवा कांग्रेस का आयोजन कहाँ पर हुआ था दोस्तों? द्वितीय युवा कांग्रेस का आयोजन, द्वितीय युवा कांग्रेस का आयोजन की बात करें, द्वितीय युवा कांग्रेस का आयोजन की बात करें, कब हुआ था दोस्तों? आपकी 1931 के अंदर हुआ था, मार्च 1931 के अंदर हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने की थी दोस्तों? पहले तो कहाँ पर हुआ था दोस्तों? आपकी कराची के अंदर हुआ था। कब हुआ था आपका? मार्च 1931 के अंदर। इसकी अध्यक्षता किसने की थी दोस्तों? आपकी इसकी अध्यक्षता की थी आपकी सुभाष बाबू ने। किसने की थी? आपके सुभाष बाबू ने दोस्तों इसकी अध्यक्षता की थी। इसके बाद में दोस्तों इससे पहले घटना घटित हुई थी आपकी, जिससे बात करें आपकी मई 1931 में, मई 1931 की बात करें दोस्तों, कालानुक्रम का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मई 1931 में इन्होंने दोस्तों नौजवान भारत सभा का अध्यक्षता की थी, नौजवान भारत सभा की अध्यक्षता की थी। कब की थी दोस्तों? आपकी मई 1931 के अंदर। कहाँ पर की थी दोस्तों अध्यक्षता? यूपी की बात करें, मथुरा यूपी के अंदर, मथुरा यूपी के अंदर। फिर दोस्तों तीसरी घटना की बात करें, जुलाई 1931 के अंदर, जुलाई 1931 के अंदर दोस्तों अटक की अध्यक्षता की थी कलकत्ता में, अटक की अध्यक्षता कहाँ पर की थी दोस्तों? आपकी कलकत्ता के अंदर। अटक है आप सभी को जानते हैं, अभी मैंने अटक की परिभाषा बताई थी आपकी, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस। यहाँ से कालानुक्रम का क्वेश्चन पूछा जाता है, और यहाँ से ये क्वेश्चन तो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कराची अधिवेशन अध्यक्षता, द्वितीय युवा कांग्रेस का आयोजन की बात करें तो ये क्वेश्चन तो आपका एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है, ठीक है। इसके बाद में बात करें फरवरी 1933 में नेताजी यूरोप प्रस्थान कर जाते हैं, जिसे द्वितीय बलात् जबरन निवासन के नाम से जाना जाता है दोस्तों। वही बात करें दोस्तों आपकी यूरोप किस जहाज से गए थे दोस्तों? आपकी यूरोप की बात करें दोस्तों, कौन से जहाज से गए थे आपकी यूरोप? जहाज की बात करें तो वो थे आपके दोस्तों SS गेंज, SS गेंज जहाज से गए, सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यूरोप नेताजी बात करें फरवरी 1933 के अंदर कौन से जहाज से गए थे? वो गए थे दोस्तों आपके SS गेंज का, सॉरी जहाज से गए थे। कब गए थे दोस्तों? 1933 के अंदर। तो यहाँ पर घटनाओं का कालानुक्रम क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए मैंने ये चीज़ें यहाँ पर जोड़ने का प्रयास किया ताकि आपको यहाँ से घटनाओं का कालानुक्रम क्वेश्चन पूछे तो आपको देखना है। सीधा पूछा जाएगा कि द्वितीय युवा कांग्रेस आयोजन की अध्यक्षता कब की थी दोस्तों? सुभाष बाबू ने। वो की थी दोस्तों मार्च 1931 के अंदर। कहाँ पर होता है? आपका कराची के अंदर। फिर बात करें दोस्तों आपकी नौजवान भारत सभा की अध्यक्षता मथुरा यूपी के अंदर कब की थी? वो की थी दोस्तों आपकी मई 1931 के अंदर। फिर दोस्तों अटक की अध्यक्षता बात करें कलकत्ता में कब की थी? जुलाई 1931 के अंदर। फिर दोस्तों आपकी बात करें यूरोप कब गए थे? फरवरी 1933 के अंदर। तो यहाँ से कालानुक्रम का क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। कौन से जहाज से दोस्तों यूरोप गए थे? SS गेंज जहाज से गए थे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अपना, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। निम्न कथनों पर विचार करना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया आपका। क्या दे रखिए देखो, भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत हुए 1937 के चुनाव के समय सुभाष बाबू को नजरबंद किया गया था। बिल्कुल सत्य बात। भारत शासन अधिनियम आया था 1935, ये आपके सिलेबस के अंदर है, याद रखना। भारत शासन अधिनियम 1935 आपके सिलेबस के अंदर है। तो भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत 1937 में
चुनाव के समय सुभाष बाबू को नजरबंद किया गया था। बिल्कुल सत्य बात है, बिल्कुल सत्य बात है दोस्तों। बात करें दोस्तों आपके 5 वर्ष के लिए दोस्तों आपकी नजरबंद किया गया था। तो 5 वर्ष से अधिक समय तक निर्वासन व नजरबंदी के बाद सुभाष बाबू 17 मार्च 1937 में रिहा हुए। बिल्कुल अटका हुए दोस्तों आपके 17 मार्च 1937 में रिहा हुए। सुभाष बाबू की रिहाई के तुरंत बाद उन्हें कांग्रेस अध्यक्ष घोषित किया गया। नहीं दोस्तों, सुभाष बाबू की रिहाई के तुरंत बाद उन्हें कांग्रेस का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। नहीं दोस्तों, 1938 में दोस्तों आपकी सुभाष बाबू को समाचार से प्राप्त हुए। 1938 में सुभाष बाबू को समाचार प्राप्त हुआ कि वे कांग्रेस अध्यक्ष पद पर सर्वसम्मति से चुने गए हैं। सर्वसम्मति से चुने गए हैं। कब समाचार मिला था दोस्तों? 1938 में मिला था उनको। नहीं कि तुरंत बाद, 17 मार्च 1937 के तुरंत बाद उन्हें अध्यक्ष नहीं बनाया गया था दोस्तों। तो राइट आंसर क्या जाएगा दोस्तों आपका? असत्य कथन पूछा तो ऑप्शन नंबर 3, केवल 3 गलत है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर नोट लगा के याद कर लेना, क्योंकि जब भी हम त्रिपुरी संकट पढ़ते हैं तो गांधी जी का नाम आता है, तो यहाँ पे याद कर लेना दोस्तों। 1938 में सुभाष बाबू को अध्यक्ष पद का प्रस्ताव, 1938 में अध्यक्ष पद का प्रस्ताव गांधी जी ने रखा था। गांधी ने रखा था दोस्तों। सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 1938 के अंदर दोस्तों आपके जो सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष सर्वसम्मति चुना गया था, वह प्रस्ताव किसने रखा था? वो रखा था दोस्तों आपके महात्मा गांधी ने। किसने रखा था दोस्तों? आपके महात्मा गांधी रखा था। महात्मा गांधी फटेंगे, ये भी आपके माइनर टेस्ट 3 के अंदर दिया हुआ है। और दोस्तों यहाँ पर याद करो 1938 में कौन सा अधिवेशन हुआ था आपका? अधिवेशन की बात करें दोस्तों तो वो अधिवेशन था आपका हरिपुरा अधिवेशन। हरिपुरा अधिवेशन, हरिपुरा कहाँ पर दोस्तों? गुजरात। ऑप्शन नंबर 3 आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? सुभाष बाबू के अनुसार कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव किस आधार पर लड़ा गया? सेकंड, ये क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों आपके त्रिपुरी संकट से। कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया? आपके त्रिपुरी संकट से क्वेश्चन पूछा गया है। क्या क्वेश्चन आपका? सुभाष बाबू के अनुसार कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव किस आधार पर लड़ा गया? केवल वरिष्ठता के आधार पर नहीं दोस्तों, गांधी जी इच्छा के अनुसार नहीं दोस्तों, विभिन्न समस्याओं और कार्यक्रमों के आधार पर लड़ा गया था। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या जाएगा दोस्तों आपके? ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है दोस्तों। यहाँ पर नोट लगा के याद कर लें दोस्तों, त्रिपुरी संकट। क्या याद करना दोस्तों आपको? त्रिपुरी संकट याद करना। और त्रिपुरी संकट से बहुत बार क्वेश्चन आपका पूछा गया दोस्तों। त्रिपुरी संकट से बहुत बार क्वेश्चन आपका पूछा गया। सबसे पहले बात करते हैं बाबू ने, सुभाष बाबू की बात करें आपके। सुभाष बाबू, तो सुभाष बाबू की बात करें दोस्तों, इन्होंने अध्यक्ष पद की घोषणा कब की दोस्तों? इन्होंने अध्यक्ष की घोषणा कब की? इन्होंने अध्यक्ष की घोषणा की दोस्तों आपकी 21 जनवरी 1939 को। तब की थी दोस्तों? 21 जनवरी 1939 को त्रिपुरी संकट के दौरान सुभाष बाबू ने दोस्तों अध्यक्ष की घोषणा की थी। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि वे नई विचारधारा का प्रतिनिधित्व करते दोस्तों। उनका कहना था कि कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव विभिन्न उम्मीदवारों द्वारा विभिन्न समस्याओं और कार्यक्रमों के आधार पर लड़े जाने चाहिए। तो इसी के आधार पर दोस्तों विभिन्न समस्याओं और कार्यक्रमों के आधार पर लड़े थे कौन? सुभाष चंद्र बोस। लेकिन दोस्तों बात करें दोस्तों आपके अस्वीकार किसने किया दोस्तों? इसको अस्वीकार कर दिया किसको? गांधी दल के नेताओं ने। गांधी दल के नेताओं ने। इसमें महात्मा गांधी जी की बात करें, गांधी जी किसको अध्यक्ष बनाना चाहते थे? गांधी जी बनाना चाहते थे आपकी पटाभी सीतारमैया को। पटाभी सीतारमैया को क्या बनाना चाहते थे? आपकी अध्यक्ष बनाना चाहते थे।
वो गांधी जी एक कथन है जो बार बार आपके एग्जाम पूछा गया है यहाँ से कि पटाबी सीतारामैया की हार यानी इनकी पराजय गांधी की पराजय समझी जाएगी, मेरी हार समझी जाएगी, ये किसने बोला था दोस्तों? आपके महात्मा गांधी ने बोला था। तो इसी की वजह से दोस्तों फिर आपके सुभाष बाबू ने फिर आपकी त्रिपुरी संकट बोला जाता है। और ये क्वेश्चन यहाँ से बहुत बार पूछा गया आपके एग्जाम के अंदर। इन पॉइंटों को याद करना दोस्तों। घोषणा कब हुई थी, क्या मत रखा था सुभाष बाबू ने, गांधी जी के जो दल के नेता थे उन्होंने क्या विचार रखा था, ठीक है, गांधी जी ने किसको अध्यक्ष बनना चाहा था, और इसके हर के ऊपर गांधी जी ने क्या कथन कहा था। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, देखिए, सुभाष बाबू की उम्मीदवारी के विरोध में संयुक्त वक्तव्य किस तिथि को जारी किया गया था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया। सुभाष बाबू की उम्मीदवारी के विरोध में संयुक्त वक्तव्य किस तिथि को जारी किया गया था? 21 जनवरी 1939 को, 22 जनवरी 1939 को, 23 जनवरी 1939 को, या दोस्तों आपकी 24 जनवरी 1939 को। तो ये जारी किया गया था दोस्तों आपका 24 जनवरी 1939 को। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों बात करें दोस्तों यहाँ पर संयुक्त वक्तव्य क्या जारी किया गया था? संयुक्त वक्तव्य की बात करें तो क्या जारी किया गया था कि चुनाव के दौरान विचारधारा, कार्यक्रम और नीतियों आदि की बात करना बेकार है। ये वक्तव्य कब जारी किया गया था दोस्तों? आपके 24 जनवरी 1939 को जारी किया गया था। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करने से पहले दोस्तों आपका निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो विचार करते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया। ये भी आपका क्या क्वेश्चन पूछा गया, देखिए, कथन 1 दे रखा है आपका, 29 जनवरी 1939 को कांग्रेस अध्यक्ष पद में के चुनाव में सुभाष बाबू बोस ने पटाबी सीतारामैया को पराजित किया। बिल्कुल राइट। सुभाष बाबू बोस ने किसको पराजित किया दोस्तों? आपके पटाबी सीतारामैया को पराजित किया, ठीक है। यहाँ पर बात करें सुभाष बाबू को मत कितने प्राप्त हुए? सुभाष बाबू के मत की बात करें तो इनको प्राप्त हुए दोस्तों आपके 1580। वही बात करें दोस्तों आपकी पटाबी सीतारामैया कितने मत प्राप्त हुए? 1377 मत प्राप्त हुए। बिल्कुल सत्य बात है। इस चुनाव परिणाम पर गांधी जी ने कहा कि सीतारामैया की हार उनकी हार है। बिल्कुल राइट। दोनों कथन सत्य है। ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है, ये क्वेश्चन भी आपका एग्जाम में आ चुका है। दोनों क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। सुभाष बाबू की टॉपिक की बात करें तो यहाँ से आपके दोस्तों सुभाष बाबू ने चुनाव कब जीता? 29 जनवरी 1939 को चुनाव हुए, तो उसमें अध्यक्ष पद के चुनाव जीत गए। त्रिपुरी संकट की बात करें उसके दौरान पटाबी सीतारामैया कितने मतों से हराया दोस्तों? ये भी पूछा जा चुका है। सुभाष बाबू को दोस्तों 1580 मत हुए थे और पटाबी सीतारामैया कितने मत प्राप्त हुए? आपके 1377 मत प्राप्त हुए थे। कितने मत से पराजित हुए थे दोस्तों? ये पराजित कितने मतों से हुए? ये क्वेश्चन आपका आ चुका है। पराजित की बात करें तो आपको दोस्तों 1580 में से 1377 घटा दो दोस्तों 10 में से 7 के, तो आपके 3 बचते हैं आपके, और 0 आ जाएगा दोस्तों आपका, और 5 में से 3 के दोस्तों आपके 2 हो जाएंगे। तो दोस्तों आपके 203 मतों से पराजित किया। ये क्वेश्चन भी आपका एग्जाम में पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपके लिए। तो हम देखो प्रत्येक लाइन टू लाइन याद करें कलाम बुकलेट की। और राइट आंसर क्या जाएगा दोस्तों? आपका पहला दूसरा दोनों सत्य है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अपना देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन आपका असत्य है? ये क्वेश्चन में पूछा गया। गोविंद वल्लभ पंत द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव त्रिपुरी अधिवेशन में भारी बहुमत से पारित हुआ। जो गोविंद वल्लभ पंत है, इन्होंने जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया था त्रिपुरी अधिवेशन में भारी बहुमत से पास हुआ था। बिल्कुल राइट है, बिल्कुल सत्य बात है दोस्तों। प्रस्ताव में पुरानी कार्य समिति व गांधी जी के नेतृत्व की प्रति निष्ठा व्यक्त की गई। बिल्कुल राइट। गांधी जी ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर सुभाष बाबू से अपनी पसंद की कार्य समिति बनाने को कहा। बिल्कुल राइट। क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सुभाष बाबू गांधी जी के बिना कांग्रेस चलाने को संभव मानते थे? नहीं दोस्तों। सुभाष बाबू है ना, उन्होंने बोला कि बिना गांधी जी से
कि कांग्रेस चलाना बड़ी मुश्किल है। सुभाष बाबू ने खुद लिखा था कि बिना गांधी जी के कांग्रेस चलाना बड़ी मुश्किल है। तो बिना कांग्रेस चलाने को संभव मानते थे तो नहीं मानते थे दोस्तों, ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 क्वेश्चन आपका एग्जाम पूछा जा चुका है। यहाँ पर बात करें दोस्तों, आपका ये तीसरा क्वेश्चन भी आपके एग्जाम पूछा जा चुका है एग्जाम, ठीक है। तीसरा ऑप्शन भी आपके एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन आपका आ चुका है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। जवाहरलाल नेहरू ने सुभाष और गांधी जी के बीच समझौता कराने का प्रयास किया। जवाहरलाल नेहरू ने दोस्तों सुभाष और गांधी जी के बीच क्या समझौता कराने का प्रयास किया। सही बात है क्या? बिल्कुल सत्य बात है। समाजवादी और कम्युनिस्टों ने सुभाष बाबू के इस्तीफे का समर्थन किया। नहीं दोस्तों, समाजवादी और कम्युनिस्टों ने सुभाष बाबू के इस्तीफे का विरोध किया। उन्होंने क्या दिया दोस्तों? विरोध किया। सीधा सा क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि फिर त्रिपुरा संकट के बाद गांधी जी ने उन्हें स्वयं की कार्यकारिणी समिति बनाने को कहा, तो उन्होंने फिर कांग्रेस से त्यागपत्र दे दिया। तो इसका दोस्तों इस्तीफे का समर्थन किसने नहीं किया? तो समाजवादी और कम्युनिस्टों ने सुभाष बाबू के जो इस्तीफे इसका विरोध किया था, न कि समर्थन किया था। तो ये गलत हो जाएगा। हमें पूछा कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है। नहीं दोस्तों, कथन 1 सही है, कथन 2 गलत है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या जाएगा दोस्तों आपका? ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर जाएगा। तो यहाँ पर नोट लगा के याद करो दोस्तों, नोट लगा के याद क्या करना है आपको। सुभाष बाबू ने इस्तीफा कब दिया था दोस्तों? सुभाष बाबू का इस्तीफा की बात करें दोस्तों, तो इस्तीफा कब दिया गया था? तो ये दिया गया था आपका दोस्तों आपका 29 अप्रैल 1939 को। ये डेट याद करना दोस्तों, ये डेट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 29 अप्रैल 1939 को, क्योंकि वर्तमान पैटर्न के अनुसार डेट आपको याद ही होनी चाहिए। तो सुभाष बाबू ने इस्तीफा कब दिया था दोस्तों? ये दिया था दोस्तों आपकी 29 अप्रैल 1939 को। कब दिया था? 29 अप्रैल 1939 को। और अध्यक्ष, नया अध्यक्ष किसे बनाया गया दोस्तों आपके? नए अध्यक्ष कौन बने दोस्तों आपके? नए अध्यक्ष बने दोस्तों आपके राजेंद्र प्रसाद। कौन बने दोस्तों आपके? राजेंद्र प्रसाद नए अध्यक्ष बने। सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है कि सुभाष बाबू के बाद कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने? इन्होंने इस्तीफा दिया था दोस्तों 29 अप्रैल 1939 को। इसके बाद वो अध्यक्ष बने दोस्तों आपके राजेंद्र प्रसाद। कौन बने आपके? राजेंद्र प्रसाद दोस्तों अध्यक्ष बनते। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों आपको। तो देखिए क्वेश्चन क्या अपना क्वेश्चन है दोस्तों अपना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन आपका असत्य है? फॉरवर्ड ब्लॉक के उपाध्यक्ष सरदार शार्दुल सिंह थे। फॉरवर्ड ब्लॉक के उपाध्यक्ष कौन थे दोस्तों आपके? शार्दुल सिंह थे, बिल्कुल राइट। कांग्रेस से अलग होने के बाद दोस्तों आपके मई 1939 के अंदर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब होती है दोस्तों? इसकी स्थापना होती है दोस्तों आपकी मई 1939 के अंदर। इस्तीफा कब देते थे दोस्तों आपके? 29 अप्रैल को इस्तीफा देते थे। इस्तीफा देने के बाद दोस्तों आपकी मई 1939 के अंदर दोस्तों सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किसकी स्थापना की जाती है? आपकी फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की जाती है। प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे दोस्तों आपके? प्रथम अध्यक्ष बने थे इसके सुभाष बाबू। कौन बनते दोस्तों आपके? सुभाष बाबू दोस्तों इसके प्रथम अध्यक्ष बनते हैं। प्रथम उपाध्यक्ष कौन बनते हैं दोस्तों आपके? सरदार शार्दुल सिंह इसके प्रथम उपाध्यक्ष बनते हैं, ठीक है, पंजाब के थे। शीलभद्र याची फॉरवर्ड ब्लॉक के प्रमुख सदस्यों में शामिल थे। तो शीलभद्र याची है जो आपके फॉरवर्ड ब्लॉक के प्रमुख सदस्यों में शामिल थे, बिल्कुल सत्य बात है। फॉरवर्ड ब्लॉक का पहला अधिवेशन, फॉरवर्ड ब्लॉक का पहला अखिल भारतीय सम्मेलन दिल्ली में हुआ। पहला अखिल भारतीय सम्मेलन कहाँ पर हुआ दोस्तों आपके? दिल्ली के अंदर हुआ? नहीं दोस्तों, ये हुआ था दोस्तों आपका पहला अखिल भारतीय सम्मेलन, ये हुआ था आपका कवासजी जहांगीर हॉल, कवासंजी जहांगीर हॉल, याद कीजिए कवासंजी जहांगीर हॉल। ये कहाँ पर दोस्तों आपके? मुंबई के अंदर। कहाँ पर होता है आपका? मुंबई के अंदर होता है। कब हुआ था दोस्तों आपकी? ये होता है आपका दोस्तों 22-23 जून 1939 को पहला अखिल भारतीय सम्मेलन हुआ था। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कांग्रेस के भीतर की गई? नहीं दोस्तों, कांग्रेस ब्लॉक की स्थापना दोस्तों कांग्रेस के भीतर ही की गई थी। आपकी फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना मई 1939 के अंदर, बिल्कुल सत्य है। तो हमें पूछा गया दोस्तों आपका असत्य कथन, हमें क्या पूछा गया? असत्य कथन पूछा गया। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि प्रथम अखिल भारतीय सम्मेलन आयोजित हुआ था दोस्तों आपकी
कवासाजी जहांगीर हॉल मुंबई के अंदर 22-23 जून 1939 को। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना दोस्तों कांग्रेस के भीतर हुई थी कब? मई 1939 के अंदर। प्रथम अध्यक्ष चुने गए थे दोस्तों आपके सुभाष बाबू, उपाध्यक्ष चुने गए थे आपके दोस्तों सरदार साधु सिंह, और दोस्तों शिलभद्र याजी फॉरवर्ड ब्लॉक के प्रमुख अन्य सदस्य थे। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, फॉरवर्ड ब्लॉक का प्रथम अखिल भारतीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? फॉरवर्ड ब्लॉक का प्रथम अखिल भारतीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? पूछा गया दोस्तों बम्बई के अंदर कवासाजी जहांगीर हॉल के अंदर। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कब आता दोस्तों? 22-23 जून 1939 को ये आयोजित होता है। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या जाएगा दोस्तों आपका? ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। कथनों कारण वाला क्वेश्चन दे रखा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया ये भी आपका। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान फॉरवर्ड ब्लॉक ने कांग्रेस द्वारा ब्रिटेन को दिए गए समर्थन का विरोध किया गया। रीजन दे रखा है दोस्तों, फॉरवर्ड ब्लॉक तत्काल राष्ट्रीय संघर्ष शुरू करने के पक्ष में था। तो बिल्कुल सत्य बात है, ए और आर दोनों सही है तथा आर एक ही सही व्याख्या करता है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अक्टूबर 1939 में नागपुर में साम्राज्यवादी विरोधी सम्मेलन आयोजित किया गया। कब आयोजित किया गया दोस्तों? आपके अक्टूबर 1939 में नागपुर में साम्राज्यवादी विरोधी सम्मेलन आयोजित किया गया। बिल्कुल सत्य बात है। यह सम्मेलन फॉरवर्ड ब्लॉक की पहल पर आयोजित किया गया था। बिल्कुल राइट, दोनों सत्य हैं। कि सीधा पूछे कि अक्टूबर 1939 में नागपुर में जो साम्राज्यवादी विरोधी सम्मेलन हुआ था किसके पहल पर आयोजित किया गया था? फॉरवर्ड ब्लॉक की पहल पर आयोजित किया गया था। तो कथन ए और कथन 2 दोनों सही है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अपना देखिए, निम्नलिखित घटनाओं को सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। निम्नलिखित घटनाओं को सही कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। तो चलिए दोस्तों व्यवस्थित करते हैं। सुभाष चंद्र बोस मौलवी के वेश में नजरबंदी से पलायन। बिल्कुल राइट, नजरबंदी से पलायन किसमें कहते हैं दोस्तों? आपके मौलवी के वेश से कहते हैं। तो बिल्कुल राइट, बिल्कुल सत्य बात है ये तो आपकी। पहला आपका ये हो जाएगा। काबुल में मुख बंधिर तीर्थ यात्री के रूप में पहचान छुपाना। काबुल के अंदर अपनी पहचान किसके रूप में छुपाई इन्होंने? मुख बंधिर के नाम से दोस्तों। तीर्थ यात्री थे, बन के गए थे आपके मुख बंधिर काबुल के अंदर। सबसे पहले बात करें घटनाओं का क्रम पूछा है तो सुभाष चंद्र बोस ने मौलवी के वेश में नजरबंदी से प्लान कब किया था? वो क्या था आपका 16 से 17 जनवरी 1941 को। 16 से 17 जनवरी 1941 को अर्ध यात्री में सुभाष मौलवी का वेश बनाकर नजरबंदी से भाग निकले थे। फिर दोस्तों बात करें, काबुल में मुख्य बंधिर तीर्थ यात्री के रूप में अपनी पहचान छुपाई। काबुल के अंदर मुख्य बंधिर तीर्थ यात्री के रूप में दोस्तों अपनी पहचान छुपाई। बिल्कुल सत्य बात, बिल्कुल सत्य बात। पेशावर में भक्त राम तलवार द्वारा सहायता की। बिल्कुल राइट, पेशावर में भक्त राम तलवार ने फिर सहायता की। सबसे पहले नजरबंदी से निकले। फिर दोस्तों पेशावर पूछे 2 नंबर पर यह आएगा आपका, 1 नंबर पर यह आएगा आपका। ठीक है, काबुल में 3 नंबर पर आ जाएगा दोस्तों आपका। और दोस्तों आपके जर्मनी में रिबेनट्रॉप द्वारा स्वागत किया गया। जर्मनी में किसके द्वारा स्वागत किया गया दोस्तों? आपके रिबेनट्रॉप द्वारा स्वागत किया गया। चौथा आ जाएगा जर्मनी यात्रा से क्वेश्चन पूछा गया आपका। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 1, 3, 2, 4। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और दोस्तों जो आपके मुख्यमंत्री यात्री के रूप में पहचान छुपाई थी ये दोस्तों आपके काबुल में उत्तम चंद की मेजबानी में दोस्तों यात्री के रूप में पहचान छुपाई। काबुल में उत्तम चंद की मेहमानबाजी में मुख्य मंदिर यात्री के रूप में पहचान छुपाई दोस्तों अपनी। सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका असत्य कथन है? नेताजी की उपाधि फास्टिक्स नेताओं की उपाधियों की तर्ज पर दी गई थी। बिल्कुल राइट, जो नेताजी की उपाधि दोस्तों आपकी वो दोस्तों सुभाष बाबू को जर्मनी में फास्ट नेताओं की तर्ज पर दी गई थी। कहाँ पर दी गई थी दोस्तों ये उपाधि? आपकी जर्मनी के ऊपर।
जर्मनी में दी गई थी। डेल फ्यूहरर हिटलर की उपाधि थी। दोस्तों आपके डेल फ्यूहर ने सुभाष चंद्र बोस ने किस उपाधि दी थी आपकी? हिटलर द्वारा दी गई थी, बिल्कुल सत्य बात है। इल्ड्यूस मुसोलिनी की उपाधि थी। इल्ड्यूस दोस्तों आपकी मुसोलिनी की उपाधि थी। और दोस्तों एल केडिलो फ्राको की उपाधि थी। किसकी उपाधि थी दोस्तों? फ्राको की उपाधि थी, बिल्कुल राइट। इल्ड्यूस मुसोलिनी की उपाधि थी, बिल्कुल राइट। सारे सही है दोस्तों, ये सारे सही है। यहाँ पर हमें असंगत पूछा है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 आपका असंगत बता रहा है। लेकिन दोस्तों आपकी हिटलर ने, हिटलर की डेल फ्यू हेलरी थी दोस्तों आपकी, ठीक है। सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, तो इसको दोस्तों डिलीट कर लेना इस क्वेश्चन को। सारे सही दोस्तों। उपाधियाँ पूछी जाती है, किसके द्वारा नेताजी कौन सी उपाधि दी जाती थी, सारा क्वेश्चन यहाँ पर आता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है दोस्तों अपना? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक दे रखा है आपका, जर्मन सरकार के समय सुभाष चंद्र बोस ने 3 प्रस्ताव रखे थे, बिल्कुल राइट। जर्मन सरकार के सामने दोस्तों सुभाष चंद्र बोस ने कितने प्रस्ताव रखे थे आपके? 3 प्रस्ताव रखे थे। कितने प्रस्ताव रखे थे आपके? 3 प्रस्ताव रखे थे आपके, पूछे जा चुके हैं एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आपका। इन तीनों प्रस्तावों को जर्मन सरकार ने स्वीकार कर लिया था? नहीं दोस्तों, इन तीनों प्रस्तावों को जर्मन सरकार ने स्वीकार नहीं किया। इनमें से 2 को स्वीकार किया दोस्तों, 2 स्वीकार किया, 2 स्वीकार किए, वह 1 को अस्वीकार किया, 1 को अस्वीकार किया। तो राइट आंसर क्या जाएगा दोस्तों आपके? कथन 1 सही है, कथन 2 गलत है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। पहला क्या था दोस्तों? जर्मन रेडियो द्वारा ब्रिटिश विरोधी प्रचार किया जाए। जर्मन में भारतीय युद्धबंदियों से आज़ाद हिंद फौज का निर्माण करने का। तीसरा था जर्मन अपने मित्र राष्ट्रों जापान और इटली के साथ मिलकर भारतीय स्वाधीनता की युद्ध घोषणा करे दोस्तों। ये 3 प्रस्ताव थे, जिनमें 2 प्रस्ताव जर्मन सरकार ने स्वीकार कर लिए थे, 1 स्वीकार नहीं किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। स्वतंत्र भारत के अंदर के पदाधिकारियों या सदस्यों के संदर्भ में कौन सा असंगत है? देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पर। स्वतंत्र भारत के अंदर के पदाधिकारियों या सदस्यों के संदर्भ में कौन सा असंगत है? सुभाष चंद्र बोस प्रमुख व्यक्ति थे, बिल्कुल राइट। सुभाष चंद्र बोस कहते हैं दोस्तों आपके प्रमुख व्यक्ति थे। ACN नाबियार की बात करें उपाध्यक्ष थे, बिल्कुल राइट। MR व्यास आज़ाद हिंद रेडियो के संबंध थे, बिल्कुल राइट। भगत राम तलवार उपाध्यक्ष थे? नहीं दोस्तों, भगत राम तलवार इसके उपाध्यक्ष नहीं थे, ये गलत हो जाएगा आपका। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका असंगत है दोस्तों। तो उपाध्यक्ष कौन थे आपके? ACN नाबियार उपाध्यक्ष थे, न कि भगत राम तलवार उपाध्यक्ष थे। भगत राम तलवार कौन थे बताओ भाई? भगत राम तलवार की बात करें दोस्तों, तो पेशावर में इनकी सहायता की थी। अभी हमने पीछे देखा था ना, पेशावर में सहायता सुभाष चंद्र बाबू किसने की थी? भगत राम तलवार ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडियन लीजन के सैनिकों को प्रशिक्षित करने की जिम्मेदारी जर्मन अधिकारी एडाल्बर्ट शेफरिज को दी गई। किसको दी गई दोस्तों? आपके एडाल्बर्ट शेफरिज को दी गई, बिल्कुल सत्य बात है, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस स्वयं सैन्य प्रशिक्षण के विरुद्ध थे? नहीं दोस्तों, सैन्य प्रशिक्षण से स्वयं विरोध नहीं थे, तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो ए सही है दोस्तों, और गलत है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अपना? क्वेश्चन नंबर 30। एसेलेशन दे रखा है आपका, कथन दे रखा है, सुभाष चंद्र बोस ने 25 दिसंबर 1941 को बर्लिन में इंडियन लीजन की स्थापना की, बिल्कुल सत्य बात है। कहाँ पर की थी दोस्तों? आपकी बर्लिन के अंदर की थी। किसकी स्थापना? इंडियन लीजन की स्थापना की थी। कब? 25 दिसंबर 1941 को। कब की थी दोस्तों? आपकी 25 दिसंबर 1941 को की थी, बिल्कुल सत्य बात है। इस लीजन में वे भारतीय सैनिक शामिल थे जिन्हें जर्मनी अफ्रीका में युद्धबंदी के रूप में लाया गया था, बिल्कुल राइट। तो ए और आर से दोनों सही है, तथा आर की सही व्याख्या करता है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या जाएगा दोस्तों? आपका ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, इंडियन लीजन की स्थापना कब हुई थी? आपके एग्जाम के अंदर सीधा क्वेश्चन पूछा गया कि इंडियन लीजन की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? ये क्वेश्चन आ चुका है। तो ये स्थापना होती है दोस्तों आपकी 25 दिसंबर 1941 को। कहाँ पर हुई थी दोस्तों? आपके बर्लिन के अंदर हुई थी। कहाँ पर हुई थी दोस्तों? आपके बर्लिन के अंदर हुई थी। सीधा क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाता है। तो पहला और दूसरा सही है दोस्तों, और आर एक क्या करता है?
नेक्स्ट क्वेश्चन, हिटलर से सुभाष चंद्र बोस की मुलाकात के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? हिटलर से जर्मनी में मुलाकात होती है किसकी? सुभाष चंद्र बोस की। तो मुलाकात के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? हर पॉइंट से क्वेश्चन लिया आपका, हर पॉइंट से। कलाम बुकलेट जब पढ़ोगे और इस क्वेश्चन को करोगे तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कलाम बुकलेट पूरी कवर हो जाएगी आपकी। सुभाष चंद्र बोस की हिटलर से मुलाकात 29 मई 1942 को हुई थी। कब हुई थी दोस्तों? 29 मई 1942 को हुई थी, बिल्कुल सत्य बात है। इस मुलाकात में वॉन ट्राट ने दुबासिए की भूमिका निभाई। किसकी भूमिका निभाई दोस्तों? दुबासी की भूमिका निभाई, क्योंकि हिटलर को अपने हिंदी या इंग्लिश नहीं आती होगी, तो भाषा का प्रयोग किसने किया था? आपके वॉन ट्राट ने किया था। क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सुभाष बाबू ने हिटलर से भारत से बाहरी प्रचार की बात कही, बिल्कुल राइट। सुभाष बाबू ने हिटलर से भारत में बाहरी प्रचार की बात की, बिल्कुल सत्य बात है। हिटलर ने कहा कि केवल आंतरिक आंदोलन से ही राजनीतिक परिवर्तन संभव है। नहीं दोस्तों, ये हिटलर ने कहा कि केवल आंतरिक आंदोलन से ही राजनीतिक परिवर्तन संभव है, ये हिटलर ने नहीं कहा। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका असत्य है। ऑप्शन नंबर 4 आपका असत्य है। हिटलर का कहना था कि कुछ हजार सुसज्जित सैनिकों की सेना जहां करोड़ों लोगों को अपने नियंत्रण में कर ले, वह राजनीतिक परिवर्तन तब तक नहीं लाया जा सकता जब तक कोई बाहरी शक्ति उनके दरवाजे पर दस्तक ना दे। उन्होंने कहा था कि जब तक कोई बाहरी शक्ति उनके दरवाजे पर दस्तक न दे, क्यों कहा था? क्योंकि इतने हजारों लोगों पर, यानी करोड़ों की जनसंख्या थी अपने भारत के अंदर, कुछ सैनिकों ने उस पर पूरा कंट्रोल कर रखा था। 200 साल तक राज किया था अंग्रेजों ने अपने ऊपर। क्यों क्यों किया था बताओ? आंतरिक आंदोलन की वजह से। उसको दूर किया जा सकता? नहीं किया जा सकता। जब तक उनमें चेतना नहीं आती, राजनीतिक चेतना नहीं आती, वो समझते नहीं। वर्तमान समय को आप समझ सकते हो, जैसे बाबूलाल कटारो कल जमानत मिल गई, तो आपके अंदर आंतरिक शांति मिली, क्या असंतोष पैदा हुआ? असंतोष पैदा हुआ। आपने 2 मिनट आपने सोशल मीडिया पर भरे होंगे, किसी को मैसेज वगैरह किए होंगे, फिर उस शांति को आपने दबा दिया। तभी तो इसके ऊपर हमारा प्रशासन हमारे ऊपर राज कर रहा है। ये तो हिटलर का कहना था। आप समझदार हो, आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, तो इन चीज़ों को तो आप समझते हो। तो बच्चे मैं भड़का नहीं रहा हूँ भाई, ठीक है, लेकिन समझता हूँ, क्योंकि यही है प्रशासन का दबाव। कुछ हजारों ऑफिसर मान लीजिए, कुछ सैनिक मान लीजिए, अपनी भारत की आबादी 145 करोड़ के लगभग हो चुकी है, पूरा भारत कंट्रोल है। यहाँ के प्रशासन ऐसा है, पूरे भारत को कंट्रोल कर रखा है, क्योंकि सूचना पहुँचने नहीं देता उनके पास। जैसे अपने आसपास देखो, नेपाल का सरकार गिर चुकी है, बांग्लादेश के अंदर सरकार गिर चुकी है, म्यांमार के अंदर सरकार गिर चुकी है, श्रीलंका के हालात ख़राब है, और पाकिस्तान के हालात थोड़े दिन में ख़राब हो जाएंगे। तो आपने देखा होगा अपने आसपास के देशों के अंदर क्या हालात हो रहे हैं, ठीक है। अब यानी फर्स्ट ग्रेड वाले दोस्तों को तो अपडेट रहना चाहिए हर चीज़ के अंदर, क्योंकि चर्चा वाले क्वेश्चन आगे पूछ जाते हैं, खास करके आपके पॉलिटिकल साइंस वाले स्टूडेंट को तो चर्चा में रहना चाहिए। अब जैसे कल रात को लगभग 10 बजे के समथिंग न्यूज़ आई थी कि बाबूलाल कटारा को जमानत मिल गई, तो आपकी भावना क्या थी? आपने उस भावना को दबा दिया, वो आज़ाद हो गया, फ्री हो गया। अब कोई नहीं पूछेगा, 2 दिन चर्चा में रहेगा, फिर नहीं पूछेंगे, तो पूरा कंट्रोल हो गया आपके ऊपर, कभी याद ही नहीं करेंगे। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर है। अपन तो क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, अपनों को पढ़ाई करनी है। देखिए, एमिली सेकल और सुभाष चंद्र बोस के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? एमिली सेकल कौन थी? इनकी पत्नी थी दोस्तों। एमिली सेकल मूल रूप से ऑस्ट्रिया की निवासी थी। कहाँ की निवासी थी दोस्तों? आपके ऑस्ट्रिया की निवासी थी, बिल्कुल सत्य बात है। एमिली सेकल वियना में सुभाष बाबू की निजी सचिव थी। कहाँ पर? वियना के अंदर। वियना में दोस्तों आपकी सुभाष बाबू की निजी सचिव बनी थी, बिल्कुल सत्य बात है। सुभाष व एमिली का विवाह बर्लिन में हिंदू रीति रिवाज से हुआ था। कहाँ पर हुआ था दोस्तों? बर्लिन के अंदर हुआ था। उनकी पुत्री अनीता का जन्म दोस्तों 1943 में हुआ था क्या? नहीं दोस्तों, 1942 के अंदर हुआ था। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर। एक कथन आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, अनीता ने भारत रत्न लेने से मना कर दिया कि जो देश मेरे पिताजी की मृत्यु का पता नहीं लगा सकता, उस देश का रत्न लेके मैं क्या करूँगी। उस देश में आज तक कदम नहीं रखा किसने? अनीता ने दोस्तों। भारत के अंदर आज तक कदम नहीं रखा। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, जर्मनी में से जापान की यात्रा के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? आप जर्मनी से जापान यात्रा के ऊपर निकलते दोस्तों सुभाष बाबू, तो कौन सा कथन आपका सही नहीं है? देखिए, सुभाष बोस ने 8 फरवरी 1943 को केल से रवाना हुए। कहाँ से रवाना हुए दोस्तों? आपके केल शहर से रवाना हुए थे, बिल्कुल राइट। उन्होंने प्रारंभिक यात्रा यू बोट से की। क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है।
प्रारंभिक यात्रा किससे की थी आपकी, यू बोट से की थी, बिल्कुल सत्य बात है। जापानी पनडुब्बी I-29 यात्रा 28 अप्रैल 1943 को शुरू की, बिल्कुल राइट। जापानी पनडुब्बी थी दोस्तों आपकी I-29, मत्सु भी बोलते हैं इसको दोस्तों, क्या बोलते हैं आपके, मत्सु। 28 अप्रैल 1943 को शुरू की यात्रा, बिल्कुल राइट। टोक्यो पहुंचने से पूर्व पूर्व वे सीधे मेडागास्कर से जापान गए नहीं दोस्तों, ये गलत हो जाएगा आपका, ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि वो 28 अप्रैल 1943 को दोस्तों मेडागास्कर में जापानी पनडुब्बी से बैठे थे। तो आपके मेडागास्कर से जापान थोड़े पूर्व सीधे थोड़ी गए थे, पूर्व वे सीधे गए थे कि मेडागास्कर नहीं दोस्तों। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, 4 जुलाई 1943 को, 4 जुलाई 1943 की घटनाओं के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। चलो भाई कौन सा नहीं है। सुभाष बोस ने लीग व INA से संयुक्त अध्यक्ष पद का स्वीकार किया, बिल्कुल है। रासबिहारी बोस से मिले थे 4 जुलाई 1943 को। किससे मिले थे, पिछले टेस्ट के अंदर हमने माइनर टेस्ट 2 के अंदर रासबिहारी बोस पढ़ा था, क्या पढ़ा था उन्हें, रासबिहारी बोस पढ़ा था। उन्होंने NI की जिम्मेदारी और लीग आज़ाद हिंद फौज की जो लीग थी अपनी, उसकी कमान किसको सौंपी थी दोस्तों, आपके सुभाष बाबू को सौंपी थी। कब, 4 जुलाई 1943 को, बिल्कुल राइट, बिल्कुल सत्य बात है। यह निर्णय लीग के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में, बिल्कुल राइट। इसी दिन दिल्ली चलो का नारा दिया, नहीं दोस्तों अगले दिन दिया था ये, अगले दिन नारा दिया। तो गलत कौन सा हो जाएगा, संगत आपका ऑप्शन नंबर 3। हमें ये तो पूछा है सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही नहीं दोस्तों। इसी अवसर पर जापानी प्रधानमंत्री जोजो टोजो का वक्तव्य आया था, बिल्कुल राइट। किसका आया था दोस्तों, आपके टोजो का वक्तव्य आया था। इन्होंने घोषणा की थी कि जापान भारत पर कब्जा नहीं करना चाहता। इन्होंने क्या कहा, जापान भारत पर कब्जा करना नहीं चाहता, जापान भारत पर कब्जा करना नहीं चाहता, नहीं चाहता, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, 3-4 क्वेश्चन हो रहा है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन कालक्रम की दृष्टि से गलत है, ये क्वेश्चन भी अच्छा है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन कालक्रम की दृष्टि से गलत है। जर्मनी से प्रस्थान उन्होंने फरवरी 1943 को किया। टोक्यो आगमन कब हुआ उनका, जून 1943 के अंदर दोस्तों वो टोक्यो के अंदर आए थे। सिंगापुर आगमन कब हुआ दोस्तों उनका, जुलाई 1943 में। कब हुआ था सिंगापुर आगमन दोस्तों आपका, 2 जुलाई 1943 को, 2 जुलाई 1943 को दोस्तों किससे में लेते हैं आपके, रासबिहारी बोस। दिल्ली चलो का नारा दोस्तों जून 1943 में देता है कि नहीं दोस्तों, ये दिया था दोस्तों दिल्ली चलो का नारा आपका 3 जून 1943 को। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सत्य हो जाएगा। क्या चाहे दोस्तों आपका गलत है, ऑप्शन नंबर 4 आपका सत्य हो जाएगा। 3 जून नहीं दोस्तों, 3 जुलाई, 3 जुलाई 1943 को। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बना, निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम में सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। फिर घटनाओं को हमें दोस्तों कालक्रम में सही क्रम में व्यवस्थित करना, चलिए करते हैं दोस्तों। डे क्वेश्चन क्या अपना क्वेश्चन है दोस्तों अपना, निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम में सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ब्रिटेन व USA के विरुद्ध युद्ध की घोषणा, ब्रिटेन और USA के बीच युद्ध की घोषणा पहले होती है दोस्तों, नहीं दोस्तों। आज़ाद हिंद सरकार गठन, बिल्कुल राइट। आज़ाद हिंद सरकार गठन कब हुआ था दोस्तों, 21 अक्टूबर 1943 को, 21 अक्टूबर 1943 को दोस्तों आपकी आज़ाद हिंद सरकार गठन होता है। सीधा सा क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाता है, सीधा सा क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाता है। ब्रिटेन व USA के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कब हुई थी दोस्तों आपका, ये घोषणा होती है दोस्तों आपकी 23 अक्टूबर की। कब होती है दोस्तों आपकी, 23 अक्टूबर 1943 को ये घोषणा होती है। शपथ ग्रहण समारोह दोस्तों कब होता है दोस्तों आपका, बताओ भाई, शपथ ग्रहण समारोह कब होता है आपका। राष्ट्रीय ध्वज व राष्ट्रगान को अपनाना। तो घटनाओं की बात करें दोस्तों, सबसे पहले आज़ाद हिंद सरकार गठन होता है आपका 21 अक्टूबर 1943 को। फिर दोस्तों होता है आपका शपथ ग्रहण समारोह होता है आपका, ठीक है, 2 नंबर पर। फिर दोस्तों आपकी बात करें राष्ट्रीय ध्वज व राष्ट्रगान को अपनाना होता है आपका 3 नंबर पर।
और फिर दोस्तों ब्रिटेन और यूएसए के विरुद्ध युद्ध की घोषणा होती है 23 अक्टूबर 1943 को। निम्नलिखित में से सही क्रम कौन सा आपका BCD है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या जाएगा दोस्तों आपका BCD आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन यह दर्शाता है कि आज़ाद हिंद सरकार केवल प्रतीकात्मक नहीं थी। आज़ाद हिंद सरकार केवल प्रतीकात्मक नहीं थी, आप कौन सा दर्शाता है दोस्तों, आपकी सरकार का गठन सिंगापुर में हुआ। शपथ ग्रहण समारोह सार्वजनिक स्थान पर नहीं, मंत्रिमंडल और विभागों का गठन किया गया, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर। राष्ट्रीय ध्वज में चरखे के स्थान पर उछलता हुआ सिंह का प्रयोग किसका प्रतीक था। राष्ट्रीय ध्वज में चरखे के स्थान पर उछलता हुआ सिंह का प्रयोग किसका प्रतीक था। औद्योगिक विकास, समाजवादी विचारधारा, आक्रामक स्वतंत्रता संघर्ष, धार्मिक राष्ट्रवाद। तो राइट आंसर क्या जाएगा दोस्तों आपके आक्रामक स्वतंत्रता संघर्ष, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। शुभ सुख चैन को राष्ट्रगान के रूप में अपनाने का प्रमुख उद्देश्य क्या था। शुभ सुख चैन को राष्ट्रगान के रूप में अपनाने का प्रमुख कारण क्या था या उद्देश्य क्या था। जापानी संस्कृति को अपनाना नहीं दोस्तों, धार्मिक भावनाओं को उभारना नहीं दोस्तों, अखिल भारतीय सांस्कृतिक एकता को स्थापना करना ही शुभ सुख चैन राष्ट्रगान के रूप में अपनाने का प्रमुख उद्देश्य था, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का पुनर्गठन, इसका मुख्यालय रंगून और सिंगापुर में स्थापित किया। तो सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का पुनर्गठन किया और इसका मुख्यालय कहाँ पर रखा दोस्तों, रंगून और सिंगापुर में स्थापित किया, बिल्कुल राइट। सुभाष बोस दक्षिण पूर्व एशिया को भारत पर आक्रमण के लिए उपयुक्त सैन्य आधार मानते थे, बिल्कुल राइट, कारण भी सही है। तो इसीलिए दोस्तों रंगून और सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज का पुनर्गठन किया। तो ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। आज़ाद हिंद फौज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा गया, बहुत बार आपके एग्जाम में ऐसे आता है दोस्तों। सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का पुनर्गठन किया, बिल्कुल राइट, बिल्कुल सत्य है। आज़ाद हिंद फौज का मुख्यालय रंगून और सिंगापुर के अंदर में था, बिल्कुल राइट, बिल्कुल सत्य बात है। आज़ाद हिंद फौज का नारा दिल्ली चलो था। आज़ाद हिंद फौज का नारा क्या था दोस्तों, दिल्ली चलो था, बिल्कुल राइट। इसके बाद दोस्तों अभिवादन जय हिंद भी था आपका। आज़ाद हिंद फौज का ध्येय वाक्य जय हिंद था क्या, नहीं दोस्तों, ध्येय वाक्य क्या था आपका, आज़ादी या मौत, आज़ादी या मौत था दोस्तों। तो उपयुक्त कथनों में से सही कौन से, पहला, दूसरा, तीसरा, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। आज़ाद हिंद फौज के भारत प्रवेश के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। भारत प्रवेश के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। आज़ाद हिंद फौज ने 18 मार्च 1944 को भारतीय सीमा में प्रवेश किया, बिल्कुल राइट। क्वेश्चन आपको पूछा जा चुका है कि आज़ाद हिंद फौज ने भारतीय सीमा में प्रवेश कब किया, तो 18 मार्च 1944 को भारतीय सीमा के अंदर प्रवेश किया। यह प्रवेश कर्नल S.A. मलिक के नेतृत्व में आता। किसके नेतृत्व में आता दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में सर्वप्रथम आज़ाद हिंद फौज का प्रवेश किसके नेतृत्व में आता, कर्नल S.A. मलिक के नेतृत्व में आता। तिरंगा मणिपुर के मोई रांग में फहराया गया, बिल्कुल, तिरंगा कहाँ पर फहराया गया दोस्तों, आपके मणिपुर के मोई रांग में फहराया गया। मुक्त क्षेत्रों को प्रथम गवर्नर शाहनवाज खान को बनाया गया, नहीं दोस्तों, मुक्त क्षेत्रों का आपका प्रथम गवर्नर शाहनवाज खान को बनाया गया, नहीं बनाया गया, ये आपका गलत हो जाएगा दोस्तों। तो आपका सवाल होना चाहिए दोस्तों, आपकी प्रथम गवर्नर किसको बनाया गया था, वो बनाया गया था दोस्तों आपके A.C. चटर्जी को, A.C. चटर्जी को दोस्तों आपका बनाया गया था। सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, ऑप्शन नंबर 4 आपका असंगत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेताजी द्वारा गांधी जी को राष्ट्रपिता कहे जाने के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ये संबंध आज़ाद हिंद रेडियो से किया गया, बिल्कुल राइट। ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है एग्जाम के अंदर। जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुके हैं ना प्रीवियस ईयर, वो तो मैंने सारे ले लिए। ये भाषण 6 जुलाई 1944 को दिया गया था, कब, 6 जुलाई 1944 को दिया गया था, बिल्कुल राइट। इसमें गांधी जी से सैन्य सहायता की मांग की गई थी, नहीं दोस्तों, इसमें गांधी जी से सैन्य सहायता की मांग नहीं की थी। इसमें भारत की स्वतंत्रता के अंतिम युद्ध की बात कही गई थी, बिल्कुल राइट। सही गुट की बात की तो पहला, दूसरा और चौथा है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने बोला था कि रेडियो के माध्यम से क्या बोला, इन्होंने बोला कि भारतीय स्वतंत्रता का आखिरी युद्ध, भारत की स्वतंत्रता का आखिरी युद्ध शुरू हो चुका है, शुरू हो चुका है, राष्ट्रपिता
ये लाइन किसने बोली थी दोस्तों? सुभाष चंद्र बोस ने मिली थी। किसके माध्यम से? आज़ाद हिंद रेडियो के माध्यम से 6 जुलाई 1944 को। ऑप्शन नंबर 1, 2, 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ मिलान करना है दोस्तों। चलो हम मिलान करते हैं। कर्नल एस ए मलिक, तो दोस्तों INA के भारत प्रवेश का नेतृत्व किसने किया था आपका? अभी हमने देखा सबसे पहले कदम किसने रखा था? कर्नल एस ए मलिक ने रखा था, पहला 2 में। AC चटर्जी को दोस्तों आपके मुक्त क्षेत्रों का गवर्नर बनाया गया था, बिल्कुल राइट। हबीबुर रहमान की बात करें दोस्तों, इनको क्या किया गया था आपका? नेताजी के साथ विमान दुर्घटना में उपस्थित थे, कौन थे आपके? हबीबुर रहमान। GD घोषला की बात करें, जांच आयोग के अध्यक्ष, नेताजी की मृत्यु किससे हुई थी? इसकी जांच आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया था आपका? GD घोषला को बनाया गया था। तो सही मिलान की बात करें तो 2, 1, 3, 4 ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। यानी शहादत का रहस्य के लिए जांच किसके नेतृत्व में सौंपी गई थी? आपकी GD घोषला के नेतृत्व में सौंपी गई थी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेताजी की मृत्यु की जांच से संबंधित निम्न कथनों में से कौन से सही है? शाहनवाज समिति का गठन 1956 में। शाहनवाज समिति का गठन कब हुआ था दोस्तों? आपकी 1956 में हुआ था। इस समिति में सुरेश चंद्र बोस सदस्य थे, बिल्कुल राइट। इस समिति में दोस्तों सुरेश चंद्र बोस इसमें सदस्य थे। घोषला आयोग का गठन अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने किया? नहीं दोस्तों, घोषला आयोग का गठन आपके अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने नहीं किया। किसने किया था दोस्तों? आपके इंदिरा गांधी ने। इंदिरा गांधी ने किया था दोस्तों। मुखर्जी आयोग एक सदस्य आयोग था, बिल्कुल राइट। तो निश्चित एक कोट का सही बात करें तो पहला, दूसरा, चौथा, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अटल जी की बात करें, सबसे पहले अटल जी ने दोस्तों आपके मनोज कुमार मुखर्जी की अध्यक्षता में जांच आयोग की स्थापना की गई थी दोस्तों अप्रैल 1999 के अंदर। अप्रैल 1999 में ये स्थापना की गई थी। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट, भारत रत्न और नेताजी के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? भारत रत्न और नेताजी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? 1992 में नेताजी को मरणोपरांत भारत रत्न देने की घोषणा हुई, बिल्कुल राइट। उच्चतम न्यायालय ने इसके विरुद्ध परिवाद प्रस्तुत किया गया, बिल्कुल सत्य बात है। भारतीय सरकार ने नेताजी की मृत्यु का ठोस प्रमाण प्रस्तुत कर पाई? नहीं कर पाई। न्यायालय के आदेश पर भारत रत्न वापस ले लिया गया, बिल्कुल राइट। न्यायालय ने क्या, यानी अनिता थी इनकी पुत्री थी, उन्होंने बोला कि जिस देश ने अभी तक मेरे पिता की मृत्यु का पता नहीं लगा पाया, ठीक है, वहाँ का मैं सम्मान कैसे ले सकती हूँ। उन्होंने उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने भारत रत्न वापस लेने का निर्देश दे दिया। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सत्य हो जाएगा, क्योंकि ठोस प्रमाण प्रस्तुत नहीं कर पाई अभी तक। 1992 में दिया गया था दोस्तों नेताजी को भारत रत्न। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेताजी को युद्ध अपराधी न माने जाने के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। नेताजी को युद्ध अपराधी न माने जाने के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। चलो करते हैं भाई विचार। संयुक्त राष्ट्र संघ ने मई 1998 में भारत को सूचित किया, बिल्कुल राइट। संयुक्त राष्ट्र संघ ने मई 1998 में भारत को सूचित किया, ठीक है। इंग्लैंड ने फरवरी 1999 में यह सूचना दी। संयुक्त राष्ट्र संघ ने मई 1998 में बोला कि नेताजी युद्ध अपराधी नहीं है। नेताजी क्या नहीं है? युद्ध अपराधी नहीं है। इंग्लैंड ने फरवरी 1999 में ये सूचना दी कि नेताजी को सभी युद्ध यानी जो आरोप लगे थे उनसे मुक्त किया जाता है। यह सूचना द्वितीय युद्ध के तुरंत बाद दी गई नहीं दोस्तों, 1999 में दी गई थी युद्ध, ठीक है। इसके बाद नेताजी युद्ध अपराधी नहीं माना गया, बिल्कुल राइट। यानी 1999 के बाद में दोस्तों, फरवरी 1999 के बाद में नेताजी को युद्ध अपराधी नहीं माना गया। सी कोर्ट की बात करें तो पहला, दूसरा, चौथा, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना हमें। तुम मुझे खून दो, तुम मुझे खून दो, तो ये था दोस्तों सिंगापुर में दिया गया आह्वान था सुभाष बाबू का। सिंगापुर में ये आह्वान दिया था, तुम मुझे खून दो। सम्मोहक व्यक्ति की बात करें दोस्तों, तो ये कौन थे आपके? महात्मा गांधी ने सुभाष चंद्र बोस के बारे में कहा था कि सम्मोहक व्यक्तित्व वाले व्यक्ति थे। भारतीय देशभक्ति की जलवंत तलवार किसने बोला दोस्तों? भारतीय देशभक्ति की जलवंत तलवार किसने बोला दोस्तों? वो बोला सरोजिनी नायडू ने। और पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? आपका 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 3, 2, 1, 4, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से बात करते हैं। 23 जनवरी 2021 से दोस्तों ये मनाया जा रहा है। 23 जनवरी 2021 से दोस्तों पराक्रम दिवस से बनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेताजी से संबंधित पुस्तकों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नेताजी से संबंधित पुस्तकों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। द इंडियन स्ट्रगल 1920 से 1934 के दौरान लिखी गई, तो बिल्कुल सत्य बात है। ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन इंडियन पिलग्रिम नेताजी की आत्मकथा है, बिल्कुल राइट। नेताजी क्या है दोस्तों, आपकी आत्मकथा है क्या? तीसरा दे रखा दोस्तों द स्प्रिंग टाइगर नेताजी द्वारा लिखी गई थी, नहीं दोस्तों आपकी हैंग टॉय द्वारा लिखी गई थी। द स्प्रिंग टाइगर के लेखक हैंग टॉय थे, बिल्कुल राइट। ये चौथा सही है आपका है। दूसरा सही है दोस्तों आपका, पहला आपका गलत। नेताजी द्वारा लिखी नहीं गई थी ये दोस्तों। द इंडियन स्ट्रगल 1920 से 1934 दोस्तों आपका नेताजी द्वारा लिखी नहीं गई थी, तो राइट आंसर हो जाएगा 2 और 3, 2 4 ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे दोस्तों आपके नेताजी सुभाष चंद्र बोस के क्वेश्चन थे। हमने पूरी बुकलेट को हमने कवर किया। ये क्वेश्चन कहाँ से लिए गए दोस्तों, हमने कलाम बुकलेट से क्वेश्चन लिए। कुछ क्वेश्चन बात करें आपके प्रवेश क्वेश्चन थे, यानी विगत परीक्षा के क्वेश्चन पूछे गए थे, विगत परीक्षा के प्रश्न। इसके साथ दोस्तों जो वर्तमान पैटर्न है उसके आधार पर दोस्तों हमने क्वेश्चन बनाए हैं प्रश्न। इसके अलावा 2025 में जो क्वेश्चन पूछे गए वो भी हमने यहाँ पर ले लिए, यानी पीछे जो आपके एग्जाम में फर्स्ट ग्रेड के अंदर जो क्वेश्चन पूछे गए थे नेताजी संबंधित जितने भी क्वेश्चन वो सारे आपको करवाए, साथ साथ जितनी भी व्याख्या करवाई है आपकी वो कलाम बुकलेट की प्रत्येक लाइन को तैयार करवाने के लिए करवाई है। क्वेश्चन आपका कैसा भी बन सकता है, कलाम बुकलेट से बाहर तो जाएगा नहीं, क्योंकि ऑथेंटिक बुक की कॉपी पेस्ट बुक है। यहाँ से आपको बहुत ज़्यादा कंटेंट दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ से बाहर जाने की संभावना नहीं होती। अभी तक तो गया नहीं है, 2025 में इतने टफ पेपर आए थे, तो भी यहाँ पर लगभग आपका सिलेबस यहाँ पर मिल रहा था। अब बात करते हैं दोस्तों, सबसे पहले ये टेस्ट की बात करें तो ये टेस्ट आप देना चाहते हैं तो दे सकते हो दोस्तों अपनी ऐप के ऊपर। ऐप का नाम है दोस्तों अपनी PAP by DK सर। इस ऐप के ऊपर दोस्तों टेस्ट दे सकते हो टॉपिक वाइज। फिर दोस्तों इसी के ऊपर आप साप्ताहिक टेस्ट भी दे सकते हो। इसी ऐप के ऊपर दोस्तों आपको 100 नोट्स मिलने वाले हैं। इसी ऊपर दोस्तों आपको बुक भी उपलब्ध होगी। इसके अलावा ऊपर दोस्तों आपकी बुकलेट भी अवेलेबल करवाने का पूरा प्रयास रहेगा। या आपको बुकलेट तो टेलीग्राम के ऊपर भी उपलब्ध करवाई जा सकती है। साप्ताहिक टेस्ट होते हैं दोस्तों, जो एनालिसिस करते हैं दोनों की PDF भी कहाँ पर मिलेगी, इसी ऐप के ऊपर दोस्तों PDF अपलोड की जाती है। तो आप 100 नोट्स भी बना सकते हो, साथ साथ यदि PDF के माध्यम से भी याद करना चाहते हो तो अपने क्वेश्चन का एनालिसिस करना चाहते हो तो कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। समाप्त करने से पहले जिन दोस्तों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जिन दोस्तों ने अभी तक शेयर नहीं किया तो एक बार शेयर जरूर करना और क्लास को पूरी देखना, क्योंकि 2 से 3 बार यदि इस क्लास को देख लोगे कलाम बुकलेट की एक भी लाइन नहीं छूटेगी। बाकी जो लाइन हो सकता है कोई नया क्वेश्चन बन जाए तो कलाम टेस्ट सीरीज का जैसे टेस्ट होगा उसमें सुभाष बाबू का क्वेश्चन आएगा, वहाँ पर हम उसको डिटेल से फिर से व्याख्या करेंगे मैंने टेस्ट के अंदर। तो वहाँ पर एक बार फिर से आपका रिवीजन हो जाएगा सुभाष बाबू से जो मोस्ट फैक्ट जुड़े हुए हैं। तो कलाम टेस्ट के अंदर कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, क्योंकि आपका टॉपिक दिया हुआ है, टॉपिक वाइज टेस्ट है। तो उसके माध्यम से आपके सारे क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है वो एक बार फिर से रिविजन हो जाएंगे आपके, ठीक है। इसी प्रकार से मैं रिविजन की दृष्टि से उनका एनालिसिस करवा रहा हूँ, ऐसा नहीं कि पेपर करवा दिया 1 घंटे के अंदर पूरा टिक लगा के, नहीं, पूरा डिटेल से उनका सोल्यूशन करवा रहा हूँ। आपने देखा होगा माइनर टेस्ट 1 माइनर टेस्ट 2 चल रहा है, ठीक है, उसका भी आपने देखा होगा, ठीक है। अभी ये क्लास आपकी आने वाली माइनर टेस्ट 2 की आज और एक आपकी कल हो चुकी है। तो इसी के साथ इस क्लास समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।